जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इंग्लिश का सीरीज़ लेकर आपके सामने सॉल्यूशन सीरीज़ लेकर आए हुए हैं। आप सब ने जो एग्ज़ाम दिया तो उसमें जो जीएटी का पेपर होता है, जो सेकंड मीटिंग का पेपर होता है, उसमें जो पहला पोर्शन होता है 1 to 50 वो इंग्लिश का होता है, ठीक है ना। तो जीएटी का जो 1 to 50 इंग्लिश का सेक्शन है वो हम लोग देखने चल रहे हैं और मुझको सेट डी मिला हुआ है और आप सबको मालूम है कि सेट ए बी सी डी सब एक ही होते हैं, बस क्वेश्चन का ऑर्डर ऊपर नीचे होता है। जैसे अगर सेट ए में 1 to 10 सिनोनिम्स है तो सेट बी में हो सकता है एंटोनिम्स हो, सेट सी में हो सकता है स्पॉटिंग एरर हो, सेट डी में हो सकता है कि वहां पे प्रपोजिशन दिए हो, ठीक है ना। तो बस ऑर्डर बदल जाते हैं, क्वेश्चन सेम रहते हैं, क्वेश्चन अलग बिल्कुल नहीं होते हैं। तो आप सेक्शन वाइज अपना चेक करते जाइएगा। ये वीडियो सोल्यूशन है, आंसर की देने में क्वेश्चन से गलत जाने की संभावनाएं रहती हैं, तो मैं वीडियो सोल्यूशन दे रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से आप लोग अपने आंसर्स को चेक कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो मुझे सेट डी मिला हुआ है और मैं जो सबसे पहला पार्ट है वो है स्पॉटिंग एरर का। कौन सा पार्ट है? तो वो है स्पॉटिंग एरर का, ठीक है बच्चों। स्पॉट का मतलब क्या होता है? स्पॉट का मतलब दाग धब्बा होता है, स्पॉट का मतलब प्लेस होता है, स्पॉट का मतलब देखना होता है, स्पॉट का मतलब नजर पड़ना होता है, एरर का मतलब गलतियां, ठीक है ना। तो आपकी नजर गलतियों पे, मिस्टेक्स पे या एरर पे पड़नी चाहिए, वही कॉन्सेप्ट होता है स्पॉटिंग एरर। तो प्यारे बच्चों, हम लोग स्पॉटिंग एरर सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिस बिल्डिंग कंप्राइजेज ऑफ 6 हाउसेस, 3 पार्किंग लॉट्स एंड 1 बेसमेंट। ये जो बिल्डिंग है वो कंप्राइज ऑफ, वो से मिलकर बनी हुई है। किससे मिलकर बनी हुई है? 6 घरों से। उसमें 6 घर हैं, लेकिन जो पार्किंग लॉट्स हैं, जो पार्किंग का स्पेस है वो 3 है, ठीक है। एंड 1 बेसमेंट, और सिर्फ 1 बेसमेंट है, ठीक है। तो बच्चों, क्वेश्चन तो आप अपने क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में होगा, आप और स्क्रीन पर भी आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो स्क्रीन पर या अपने हाथ में जो पेपर है उसको तो आप टैली करते चले। क्वेश्चन नंबर 1 में स्पॉटिंग एरर कर रहा हूं, सेट डी का है। तो आपको मिस्टेक या एरर कहीं पर दिखाई दे रहा है बच्चों? बताइए, आप लोग दिख रहा है कहीं पे? चलिए, तो आप सब थोड़ा सा अपने जो प्रपोजिशन के नोट्स मैंने बनवाए थे, आप सब ने बुक में पढ़ा होगा, बिल्कुल बेसिक सी कॉन्सेप्ट है ये। 10th 11th 12th लेवल में जो आपने ग्रामर पढ़ी हुई है ना, प्रपोजिशन पढ़े होंगे, तो वहां आपको ये पढ़ाया जाता है, बुक में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। आपने क्या पढ़ा होगा बच्चों? कंप्राइज और कंसिस्ट ऑफ, ठीक है ना। ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों सगे भाई हैं। क्या है? सगे भाई हैं, दोनों का एक ही काम होता है, ठीक है। जैसे दो और आल दो आप करते हो ना, वैसे ही ये दोनों एक काम करते हैं, कंप्राइज और कंसिस्ट ऑफ। तो आपको क्या पढ़ाया जाता है कि 1 इज विदाउट preposition एंड दिस 1 गोज विथ preposition। अगर आप कंप्राइज लगा रहे हो तो आपको प्रपोजिशन नहीं लगाना होता, और कंसिस्ट लगा रहे हो तो प्रपोजिशन लगाना होता है, और दोनों का एक ही मीनिंग आता है, वो है से मिलकर बना होना, ठीक है। तो बच्चों, गलती आपको दिख रही होगी, एरर दिख रही होगी आपको। दिस बिल्डिंग कंप्राइजेज ऑफ, आपको बस ऑफ रिमूव कर देना है। दिस बिल्डिंग कंप्राइजेज 6 हाउसेस, 3 पार्किंग लॉट्स एंड 1 बेसमेंट। क्लियर है ना आप सबको? ठीक है। अब देखिए, मुझे थोड़ा सा कहने में दुख हो रहा है, लेकिन वो मुझे कहना पड़ेगा कि कुछ जो कोचिंग संचालक हैं उनको डॉक्टर ने बोला हुआ है कि सॉल्यूशन एग्जाम के तुरंत बाद दे देना है, ठीक है ना। उनको डॉक्टर ने कहा कि सॉल्यूशन तुरंत देना, भले ही आपने खुद भी पेपर देखा हो या ना देखा हो, आपने कुछ समझने की कोशिश की हो कि ना की हो। तो एक कोचिंग संस्थान है जिसने अपना वीडियो सोल्यूशन दिया हुआ है, वो कह रहे हैं कि वो जो 1 बेसमेंट है उधर का 1 हटाकर अ कर देना है, ठीक है। तो मैं अपने मित्र से कहना चाहूंगा, जरा आप समझिएगा ये कंप्राइज ऑफ और कंसिस्ट, कंप्राइज और कंसिस्ट ऑफ को हम क्या करें, ठीक है ना। आप कहना चाह रहे हैं 1 बेसमेंट को हम अ बेसमेंट कर दें, तो इसको हम डाइजेस्ट कर पाएंगे? इस ब्लंडर को आप डाइजेस्ट कर सकते हैं? या आप कहना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन में 2-2 एरर्स हैं, ठीक है ना। अब 70 सालों के इतिहास में यूपीएससी पहली बार ऐसा करेगा कि एक ही सेंटेंस में 2 एरर देगा और इस पर हम कोर्ट कचहरी का काम शुरू करेंगे, भैया आंसर ये है। तो भैया थोड़ा ध्यान देकर पेपर का सोल्यूशन निकाला करिए आप सब। ऐसी कोई जल्दी नहीं है, डॉक्टर ने नहीं बोला है, और इससे आप बहुत जल्दी छा नहीं जाएंगे, रहेंगे जमीन पर ही। आप भी हम भी जमीन पर रहा जाए और ईमानदारी से काम किया जाए, वो बहुत जरूरी है।
और ऐसी कोई जल्दी नहीं है, डॉक्टर ने नहीं बोला हुआ है, सीबीआई का छापा नहीं पड़ने वाला आपके और मेरे यहाँ पे कि हम गलत सोल्यूशन बता दें लोगों को। बच्चा कंफ्यूज रहे, आपको तो करोड़ों रुपए कमाना है, बनाना है बस, और बच्चा गलत सलत आंसर जानता रहे, परेशान रहे, घूमता रहे। हमें ये काम नहीं करना चाहिए। हम आप पढ़े लिखे हैं ना, हमको आपको समझना चाहिए, ये ऐसी गलतियां हमको नहीं करनी चाहिए। कंप्राइज कभी भी प्रपोजिशन नहीं लेता भैया, और कंसिस्ट ऑफ लेता है, ठीक है। तो आप उसका ऑफ रिमूव कर दीजिए, और वन बेसमेंट को लेकर आपको बहुत परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। देखें बच्चों, नॉन फाइनाइट का चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था, और आपने खुद भी पढ़ा होगा, सेल्फ स्टडी से बच्चा करता है, तो आपको मालूम है कि लुक फॉरवर्ड टू हमेशा जिरंड सपोर्ट करता है। क्या लेता है? जिरंड। ये एक एक्सेप्शन है। आपको हम टीचर्स अक्सर पढ़ाते हैं और बोलते हैं कि बेटा अगर टू आ रहा हो तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है ना, इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम इसी रूल का एक्सेप्शन आपको बताते हैं कि बेटा जिरंड जो आईएनजी फॉर्मेट होता है, वर्ब में आईएनजी लगा हो, नाउन जैसा कार्य करे, उसे हम जिरंड कहते हैं। तो उस जिरंड की फॉर्मेट को लुक फॉरवर्ड टू हमेशा जिरंड लेता है, ठीक है ना। तो आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका एरर किस पार्ट में है बच्चों, बताइए। तो आपका जो एरर है वो एरर है बी पार्ट में। कहां है? बी पार्ट में आपका एरर है। कर लिया बच्चों आपने? चलिए आगे चलते हैं, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वो है आई कैन नॉट कोप अप विद दिस प्रेशर। आप सबको मालूम है बच्चों, मैं पढ़ा चुका हूं, अक्सर बोलता रहता हूं, कॉप है, कोप है और कू है, ठीक है ना। अक्सर बच्चे थोड़ा सा जिनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं होती है तो इसको भी कॉप जैसा पढ़ देते हैं वो। तो आपको ये सब हम टीचर्स पढ़ाते ही रहते हैं कि कॉप का मतलब क्या हुआ। ये हुआ पुलिस वाला। सलमान खान प्लेज सुपर कॉप इन दबंग, ठीक है ना। तो कॉप का मतलब क्या हुआ? पुलिस वाला। सीओपी कोप क्या है बेटा? बस ई आपने बढ़ा दिया, ये कॉप था, ये कोप हो गया, मतलब सामना करना, फेस करना, किसी प्रॉब्लम को, समस्या को फेस करना। और इधर आप देखिए COUP, इसे आपको कॉप नहीं पढ़ना है बेटा, इसे आपको कू पढ़ना है, ठीक है ना। और आपका जो पड़ोसी देश है, नेबर कंट्री पाकिस्तान, वो वहां पे अक्सर ये होता रहता है। पिछले उनके 70-75 सालों के इतिहास में आप देखोगे कई बार उनके यहां तख्ता पलट हुआ। मतलब एक जनरल जो है वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटा देता है और खुद गद्दी पर बैठ जाता है, जिसे हम तख्ता पलट कहते हैं। ये उनकी संस्कृति भी रही है, बाप को मार के गद्दी पे बैठना, तख्ता पलट करना, भाई को मार के, चाचा को मार के। तो जब आप किसी सत्ता या सरकार को, ऐसे चुनी हुई सरकार को हटाकर खुद गद्दी पर बैठ जाते हैं, तो उसे आप कू कहते हैं। फिलहाल मैंने आपकी नॉलेज एनरिचमेंट के लिए ऐसा किया हुआ था। हमको आना है कॉप पर, समझिए जरा सा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, कॉप अप, कॉप अप विथ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप सबको मालूम रहना चाहिए, ये जो फ्रेज होता है उसमें विथ नहीं लगा रहता, ठीक है ना। आपको विथ नहीं लगाना है। आई कैन नॉट कोप अप दिस प्रेशर, मतलब मैं इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आपको विथ हटा देना है, वहां से रिमूव कर देना है। अब आपको चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। वो है आई केम टू दिस प्लेस बाई वॉक। प्यारे बच्चों, आई केम टू दिस प्लेस, ए पोर्शन आई केम टू दिस प्लेस बाई वॉक जो लगा हुआ है, अगर एक सेंटेंस में 2 वर्ब आई हुई हो तो मानकर चलें कि जो दूसरी वर्ब होगी वो किसी दूसरे फॉर्मेट में जाएगी। कोई भी सेंटेंस, प्रॉपर सेंटेंस का एक जो सेगमेंट होता है वो क्या करता है, सिर्फ एक मेन वर्ब को सपोर्ट कर सकता है। तो ऑलरेडी आपने केम लगा रखा है जो कि मेन वर्ब का फंक्शन कर रहा है। आई केम टू दिस प्लेस, मैं इस स्थान पे आया। अब कम के बाद अगर प्लेस दिखानी है, प्लेस की तरफ इशारा करना है तो आप टू लगाते हो, कोई एरर नहीं। आई केम टू दिस प्लेस बाई वॉक, वही गलत हो रहा है। आपको क्या करना है? बाई वॉकिंग कर देना है, बाई वॉकिंग। आई केम टू दिस प्लेस बाई वॉकिंग।
ये आप ऑन फुट कर दें, वो भी एक सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये जो सी पोर्शन, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सी पोर्शन है बाई वॉक, वो गलत है, वो बाई वॉकिंग करना था, या ऑन फुट कर दो, आंसर आपका बन जाएगा। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 6-7 स्टैंडर्ड का है, इसको आप +2 कह के इस क्वेश्चन की इंसल्ट मत करिए। ये क्वेश्चन 6-7 स्टैंडर्ड पे आपने पढ़ा होगा। टीचर्स जब बिल्कुल इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट करते हैं आपको, तो यही सिखाते हैं कि आपकी घड़ी में समय क्या हो रहा है। बच्चा फंस जाता है ना कि व्हाट इज टाइम इन योर वॉच, घड़ी में क्या समय हो रहा है। तो हम सबके अंदर बैठा होता है ना कि में के लिए हमें इन लगा देना है, तो वहीं टीचर आपको टोकता है, डांटता है कि बेटा सीख लो, जब कभी किसी की घड़ी से समय निकालना हो तो वहां इन नहीं लगाकर हमें बाई लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल 8th स्टैंडर्ड तक आपको रटवा दिया जाता है। क्या बना, व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, मतलब एरर किधर है, इधर एरर जो है वो सी पार्ट में जा रहा है, बाय योर वॉच होना चाहिए था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज हायर देन दैट ऑफ योर्स। ये बहुत गजब का क्वेश्चन है, और फिर मैं टोकना चाहूंगा कि कुछ मित्रों ने यहां भी आंसर बताने में गलती कर दी है। वो थोड़ा जल्दी में थे और उन्होंने इसे बदमाशी कर दी है, समझिएगा। द प्राइस ऑफ माई ड्रेस, जो मेरे ड्रेस की प्राइस है प्यारे बच्चों, इज हायर, वो ज्यादा है, देन दैट ऑफ योर्स। चलिए, तो ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे लिखना पड़ेगा। द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज हायर देन दैट ऑफ योर्स। ए, बी, सी एंड नो एरर का पोर्शन होता है डी। ध्यान दीजिएगा बच्चों आप लोग। द प्राइस ऑफ माई ड्रेस, मेरे ड्रेस की जो प्राइस है, जो उसका दाम है, तो भैया यहां तो कोई एरर नहीं है ना। प्राइस ऑफ माई ड्रेस, मेरे ड्रेस का प्राइस सही है बिल्कुल। ड्रेस अकेला है, एक ही ड्रेस है ना। इज हायर, वो ज्यादा है, कंपेयर कर रहा है, देन कंपेयर कर रहा है, देन लगा दिया उसने, सही लगाया। जब दो के बीच कंपेयर करते हैं तो हम देन लगाते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, वो कंपैरेटिव डिग्री भी लगा रखा है, देन भी लगा रखा है। सही चल रहा है ना कॉन्सेप्ट। अब आपके मन में आ रहा है ये दैट ऑफ फर्जी आ गया यार, कहां से आ गया, इसकी क्या जरूरत है ना। चलिए, तो मैं आपसे बोलता हूं कि मेरी भैंस आपसे अच्छी है, मेरी भैंस आपसे अच्छी है, तो आपको अच्छा लगेगा। मतलब मैं अपनी भैंस की तुलना आपसे कर रहा हूं कि मेरी भैंस आपकी भैंस से अच्छी है। मेरी कार आपसे अच्छी है, मतलब मैं इंसान से कार की तुलना कर रहा हूं कि मेरी कार आपकी कार से अच्छी है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश ग्रामर जब हम बोल रहे होते हैं तो अलग बात है, लेकिन जब हम ग्रामर, जो रिटन फॉर्मेट का ग्रामर होता है, जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो हमें इन सब टूल्स की आवश्यकता होती है, तभी हम सही सेंटेंस बना पाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो दैट ऑफ लगा रखा है, वो बता रहा है कि आप वाले कपड़े से, जो मेरा कपड़ा है वो हायर है, उससे ज्यादा दाम मुझे देना पड़ा आपसे, कि आपके कपड़े से। आपने भी कपड़ा लिया, मैंने भी लिया, मेरा वाला जो है थोड़ा महंगा है। किससे महंगा है, आपसे या आपके कपड़े से। तो आप बोलोगे ना आपके कपड़े से महंगा है, तो ये दैट ऑफ की जरूरत तभी पड़ती है, वो आपने लगा दिया। चलिए, ढंग से आपने काम किया, यहां तक में चले। तो ये जो ड्रेस है वो सिंगुलर है भैया ना, प्राइस सिंगुलर है, तो ये दैट लगा रखा है। अगर यही प्लरल फॉर्मेट होता है, प्लरल फॉर्मेट होता, तो यहां दोज ऑफ आप लगाते। चलिए, तो वो गलतियां भी अक्सर पेपर सेटर बनाते रहते हैं, तो आप उस सबसे परिचित हो, हम सब ने क्लास में पढ़ाया हुआ है आपको। तो यहां ये सिमिलर है, इसलिए दैट लगा है, तो कोई भी एरर नहीं है। द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज हायर, कंपेयर कर रहा है दो में, हायर लगाएगा। कंपैरेटिव डिग्री के लिए देन आता लगा रखा उसने। दैट ऑफ क्यों लगाया, क्योंकि उस दो कपड़ों में तुलना करनी है, वो भी सही है। अब किससे, योर या योर्स या यू, हम क्या कर दें। तो भैया बताइएगा, ये जो ऑफ है वो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट पॉसेसिव केस ऑफ प्रोनाउन बनता है। ऐसा नहीं है आप जल्दी में बोल जाइए कि कहां से आ गया ये, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, अच्छी किताबें देखिए तो आपको ये सब चीजें मिलेंगी। तो क्या है, दैट ऑफ योर्स। अब चलो, आपके मन का मैं कर देता हूं, मैं इसका सब हटा रहा हूं, यू कर दिया मैंने, जरा भी नहीं निकालो आप इसकी।
द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज हायर, जो मेरे ड्रेस की कीमत है वो ज्यादा है तुमसे। यू का मतलब तुमसे, मतलब मैंने तुमको भी खरीदा था और ड्रेस भी खरीदा है और तुमसे ज्यादा कीमत मुझे ड्रेस की देनी पड़ी। चलिए पकड़ में आ रहा है कुछ आपको? ये हम आदि मध्यकालीन इतिहास में जा रहे हैं जहां गुलाम खरीदे जाते थे, आप समझिएगा। अब चलिए मैं योर कर देता हूं, एक स्टेप और आगे बढ़ा रहा हूं। दैट ऑफ योर, आपका क्या, ये क्या है बेटा? पॉसेसिव एडजेक्टिव है ना, योर बुक। तो अगर ये पॉसेसिव केस है तो आप कहां ले जाओगे? आप योर के साथ आप नाउन, कुछ ना कुछ नाउन ले आओगे ना, योर बुक, माई बुक, योर ड्रेस। और आप देखिए यहां पर नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे ही योर्स किया तो हमें उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, ठीक है ना। अब ये इशारा कर रहा है क्या? आपका क्या, तो आपका वाला कपड़ा, ठीक है ना। तो ये पॉसेसिव केस लगा हुआ है और ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आपके मन में और होगा ऐसा करते हैं यार, योर यस हटा के यहां पर ड्रेस ही लगा देते हैं, आपका हम कहा वो भी कर देते हैं, योर ड्रेस कर देते हैं कि द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज हायर देन दैट ऑफ योर ड्रेस, ठीक है। तो ग्रामर कहता है टू मेक लैंग्वेज फिगरेटिव और ब्यूटिफुल वी शुड अवॉइड रेपिटेशन। अगर भाषा को थोड़ा सुंदर बनाना है तो हमें रेपिटेशन ऑफ वर्ड अवॉइड करना चाहिए। तो आपने क्या किया बेटा? आपको पढ़ाया गया ये सब चीजें अवॉइड करिए। बार बार ड्रेस आएगा तो सेंटेंस भद्दी रहेगी, इसीलिए क्या बनाया गया? पॉसेसिव केस बनाई गई है, इसीलिए कि आपको उस नाउन को रिपीट करने की जरूरत ही ना पड़े। तो यहां जो योर्स लगा हुआ है वो 200% सही है, 100% नहीं 200% सही है बेटा। समझ में आ रहा है आपको? द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज हायर देन दैट ऑफ योर्स, जो मेरे ड्रेस की जो प्राइस है वो ज्यादा है तुम्हारे वाले क्या कपड़े से, तुम्हारे ड्रेस से, इसलिए योर्स लगा रखा है। ये अकेला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, जहां पर आपको नो एरर पे जाना है। नो एरर मतलब डी ऑप्शन पे जाना है। किताबों में हजारों एग्जाम्पल ऐसे रखे हुए हैं, आप किताब उठाइएगा जरा पढ़ लीजिएगा तो आपको आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। और देखिए मेरा कहना है कि किताबें बच्चों के अलावा टीचर्स के लिए भी है। ऐसा नहीं कि बस बच्चे ही किताब पढ़ते हैं, हमारा आपका भी संबंध उनसे है। तो अगर कभी कभी हम किताब उठा लेंगे तो हम टीचर्स भी ऐसी बदमाशियां नहीं करेंगे, ऐसे उल्टे सीधे आंसर हम नहीं बोलेंगे। चलिए आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। माई फ्रेंड्स डॉटर इन लॉ हैव कम। माई फ्रेंड्स डॉटर इन लॉ हैव कम। अब देखिए डॉटर इन लॉज कर दिया उसने। मेरे दो माई फ्रेंड्स, मेरे मित्र की डॉटर इन लॉ का मतलब क्या हुआ? बहू, ठीक है ना। माई फ्रेंड्स डॉटर इन लॉ, मेरे मित्र की, तो ये जो का के की होता है उसके लिए आप क्या लगाते हो? अपॉस्ट्रोफी लगता है, आपने लगाया। फ्रेंड लिविंग है कि नॉन लिविंग है? लिविंग है ना, तो लिविंग पे अपॉस्ट्रोफी लग सकता है ना भैया, तो सही होगा, सही है ये। डॉटर इन लॉज, प्यारे बच्चों जब मैं आपको नाउन पढ़ा रहा था, और मैं नहीं सारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं, तो आपको बताते हैं कि जो कंपाउंड नाउन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, अगर उसे प्लरल बनाना हो, अगर उसे प्लरल बनाना हो तो एक काम करते हैं। अगर वो कंपाउंड नाउन में इन बिटवीन प्रेपोजिशन आ रहा हो, बीच में प्रेपोजिशन आ रहा हो, तो प्रेपोजिशन के ठीक पहले वाले नाउन में हम यस या ईएस लगाकर प्लरल बना लेते हैं। तो अगर हमको प्लरल बनाना भी होगा, उसके ढेर, मेरे दोस्त के 2 लड़के हैं तो 2 बहुएं आएंगी, तो अगर वो ढेर सारी 3 बहुएं हैं, 4 बहुएं हैं, तो अगर हमें प्लरल बनाना भी है तो हम डॉटर में एस लगाएंगे प्लरल बनाने के लिए, हम लॉ में नहीं लगाएंगे। और अगर हमें अपॉस्ट्रोफी एस केस लगानी है तब हम लॉ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सा रूल है, आपको मालूम है, तो ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए।
ये जो लॉज लगा रखा है वो गलत है, डॉटर पे एस लगाना है आपको। तो मिस्टेक कहां है, एरर कहां है बेटा, बताओ आप। माय फ्रेंड्स डॉटर इन लॉ हैव कम। अब हम ये प्लरल बनाए भी क्यों, ये भी एक बड़ा प्रश्न है भैया, हम प्लरल क्यों बना दें, इसको जरूरत क्या पड़ गई। मान लो एक ही बहू उसके पास है, माय फ्रेंड्स, तो डॉटर इन लॉ पे आप रुक जाइए, क्या जरूरत है एस लगाने की। लेकिन आगे आपको इशारा क्या कर रहा है, इधर हैव लगा रखा है, मतलब अगर प्लरल, अगर वो दो या दो से ज्यादा नहीं है तो इधर प्लरल क्यों आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसने इशारा किया कि बहू में 2, 3, 4 भी हो सकती हैं, जैसा हो परिवार। तो आप क्या करोगे, यहां प्लरल लगा हुआ है, ये इशारा कर रहा है कि इसको आपको प्लरलाइज करना है, मतलब डॉटर में आपको यस लगाना है, इस कंपाउंड नाउन को आपको प्लरलाइज करना है, ठीक है। तो तरीका आपको पहले से मालूम था बच्चों, आपने पढ़ा हुआ था कि कंपाउंड नाउन में खास करके जब बीच में प्रपोजिशन लगा हो तो उसके ठीक पहले वाले नाउन में ही हम एस लगाकर उसे प्लरलाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो आंसर आपको क्लियर होगा बच्चों। माय फ्रेंड्स डॉटर इन लॉज हैव कम, तो आपको बी में एरर है, उसको डॉटर पे एस लगा दीजिएगा, आपका प्लरल बन जाएगा, ठीक है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, सॉरी 7 हो चुका है, अब हम चलते हैं 8 पर, क्वेश्चन नंबर 8 पे, और वो देखते हैं क्या है। आई प्रेफर सी फूड दैन मेडिटेरेनियन फूड। मुझे जो मेडिटेरेनियन फूड है उसके की जगह मुझे सी फूड ज्यादा अच्छा लगता है। तो बेटा प्रेफर आपको मालूम है, और एक पूरी की पूरी सीरीज आपको लिखवा दी जाती है ना, टीचर्स बता देते हैं प्रेफर है, प्रेफर्ड है ना, और प्रेफरेबल है, ठीक है, सीनियर जूनियर ना, सब एक सीरीज लिखवाई जाती है। तो वहां पे आपको क्या बोला जाता है, ये हमेशा क्या लेते हैं, ये टू लेते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं लगा सकते आप। तो आई प्रेफर सी फूड देन, ये जो प्रेफर के बाद सी फूड के बाद इसने देन लगा रखा है वो गलत है, प्रेफर के बाद देन नहीं आता, आता क्या है टू। तो आपने क्या किया, ये सी में मिस्टेक है, एरर है, आप उसे हटाओगे। आई प्रेफर सी फूड टू मेडिटेरेनियन फूड। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, कितना आसान सा क्वेश्चन था। अब हमें क्वेश्चन नंबर 9 पे जाना है, चलना है, देखते हैं हम लोग। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इश्यू, ठीक है। एक चैप्टर होता है सुपरफ्लूअस, चैप्टर है सुपरफ्लूअस, वहां पे आपको पढ़ाया जाता है कि कजिन के बाद ब्रदर सिस्टर मत लगाइए। ही इज माई कजिन, अब ब्रदर बोल रहे हो तो आप ऑलरेडी ही बोल चुके हो ना, ही इज माई कजिन, तो लड़का ही है, वो भाई है, लोग समझ रहे हैं ही इज माई कजिन। अब बोल रहे हो सी इज माई कजिन, तो समझ रहे हैं सी लगा है, लड़की है, मतलब मेरी चचेरी बहन है, ठीक है। तो ही और सी लगा हुआ है, तो आपको अलग से उधर ब्रदर और सिस्टर नहीं दिखाना है, कजिन के बाद नहीं लगाना है। तो वैसे ही आपको बताया जाता है कि डिस्कस के बाद अबाउट नहीं लगाना है, सुपरफ्लूअस है। तो वी वर डिस्कसिंग, अबाउट हटा दीजिए आप, वी वर डिस्कसिंग द इश्यू, हम इस इश्यू को डिस्कस कर रहे थे। क्लियर है ना आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे, एंड दिस वन इज द लास्ट वन ऑफ स्पॉटिंग एरर सीरीज। डिस्पोज ऑफ द गार्बेज फ्रॉम द सेल्स। देखें आप लोग प्यारे बच्चों, DISPOSE, डिस्पोज, डिस्पोजेबल सिरिंज ना, वो इंजेक्शन लगता है आपको, सिरिंज आप लेते हो, तो लोग कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई अगर एक ही सिरिंज का बार बार यूज होगा तो बीमारियां एक दूसरे से ट्रांसमिट हो जाती हैं। तो उससे बचने के लिए हम लोग डिस्पोजेबल सिरिंज इस्तेमाल करते हैं। डिस्पोजेबल ग्लास है जो हम यूज करने के बाद फेंक देते हैं। तो डिस्पोज क्या बोल रहा है आपसे, डिस्पोज का मतलब क्या होता है, डिस्कार्ड, रिमूव, ठीक है ना, दूर करना, अपने आप से दूर करना। तो डिस्पोज ऑफ द गार्बेज फ्रॉम सेल्स। अब भैया गार्बेज जो है वो है कूड़ा करकट, और कूड़ा करकट आप अपने पास रखते हो कि दूर फेंकते हो, दूर फेंकते हो ना, बढ़िया है। तो गार्बेज को आपको डिस्पोज करना है कहां से, फ्रॉम द सेल्स। देखिए सेल्स का मतलब अ प्लेस वेयर दैट पर्टिकुलर गार्बेज इज केप्ट, और वहां पे पड़ा हुआ है।
तो हम क्या करें, तो अगर आपने कभी फ्रेजल वर्ब पढ़ा होगा, टीचर्स ने पढ़ाया है आपको, तो बताते हैं कि डिस्पोज के बाद हमेशा ओ एफ वाला ऑफ आता है, डिस्पोज ऑफ होता है, ठीक है, डिस्पोज ऑफ द गार्बेज फ्रॉम द सेल्स। अब एक महोदय ने, हमारे मित्र ही हैं, उन्होंने क्या बोल दिया कि भैया डिस्पोज ऑफ सही है। डिस्पोज का मतलब फेंकना और ऑफ का मतलब दूर, दूर फेंकना। तो समस्या क्या है, डिस्पोज खुद ही फेंकना है, तो ऑफ भी फेंकना हो गया दूर, और एक ही मीनिंग के दो वर्ड साथ में फ्रेज नहीं बनाए जाते, ऐसा नहीं होता दोनों इकट्ठे एक जैसा बना दिया जाएगा। आप बुक देख लें, डिक्शनरी देख लें, 2-4 डिक्शनरी कंसल्ट करें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि डिस्पोज ऑफ फ्रेज होता है। तो ये आपको, यही एरर है, आपको यही सही करना है। डबल ऑफ नहीं, वो डबल एफ वाला नहीं करना है, आपको सिंगल एफ लगना है वहां पे, डिस्पोज ऑफ कर दिया, ठीक है ना। अब फ्रॉम द सेल्स, तो आप कह रहे हो, एक जन ने कहा कि ऑफ द सेल, फ्रॉम हटाकर ऑफ कर दो वहां पर। तो भैया सुधार करिए अपने अंदर कि जब कभी कोई फिजिकल कंडीशन हो और वहां से चीजें दूर हो रही हो, तो वो फ्रॉम को प्रेफरेंस देती हैं, ठीक है ना। तो फ्रॉम सेल्स सही है, करेक्ट है, आपको उधर डिस्पोज ऑफ करना बेसिक सी बात है। आप डिक्शनरी देख लीजिए, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन क्या निकला कि ए में एरर है, ओ डबल एफ ऑफ नहीं, ओ एफ ऑफ करना है उधर। चलिए, अब हमारे जो सेट डी का जो अगला जो सेक्शन है वो है सिनोनिम्स। तो भैया आप सेट बी सी, कोई भी ए बी सी कुछ भी आपके पास हो, सिनोनिम में आ जाइए। क्वेश्चन का ऑर्डर सेम आपको मिलेगा, सिनोनिम में आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग हैं और वो है सी गॉट द डिवोर्स विद इन नो टाइम। विद इन नो टाइम, अगर मैं बोलूं यू सिट हियर, आई एम कमिंग विद इन नो टाइम, आप बैठिए, बस मैं तुरंत आ रहा हूं। विद इन नो टाइम का मतलब टाइम नहीं लगेगा, मैं तुरंत आ रहा हूं, ठीक है ना। तो एक फ्रेज है बहुत आसान सा, आप सब जानते हो, सी गॉट द डिवोर्स। अब ये डिवोर्स एक वर्ड है, आपको ये समझना है। डिवोर्स क्या है, संबंध विच्छेद, इसे हिंदी में हम कहते हैं। इसको समझिएगा आप लोग, सी गॉट द डिवोर्स विद इन नो टाइम, उसको बहुत जल्दी डिवोर्स मिल गया, तो हमको इसका सिनोनिम ढूंढना है। चलिए मैं ऑप्शन लिख देता हूं, ए बी सी डी। ऑप्शन ए है डिटैचमेंट, ऑप्शन बी है ब्रेकिंग डाउन, एनलमेंट, पनिशमेंट। मैंने 4 ऑप्शन लिख दिए, ठीक है ना। चलिए, डिवोर्स का सिमिलर वर्ड चाहिए आप। भैया बताना डिवोर्स आपको कहां से मिलता है, स्कूल से, हॉस्पिटल से, या किराने की दुकान से आपको डिवोर्स मिल जाएगा, कहां से मिल जाएगा आप बताइए। तो आपने कहा कि कोर्ट से मिलता होगा ना, तो कोर्ट से मिलेगा, तो कोर्ट में कोई सिस्टम होगा, तो आपने बोला कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन होगा या कोई लॉ होगा, आईपीसी का कोई सेक्शन होगा, उसके तहत मिल जाएगा, ठीक है ना। अब जो हमारे मैरिज लॉ हैं उनके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो ये एक कानूनी एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो आपको इस वर्ड का जो सिनोनिम निकालना होगा, तो आपको सिमिलर ग्राउंड पे खड़ा होना होगा, ठीक है भैया, जरा ध्यान दीजिएगा। अब आप आइए डिटैचमेंट पे। आप सबको मालूम है एक वर्ड होता है अटैचमेंट। मेरी मां से मुझे बड़ा लगाव है, अटैचमेंट, लगाव है। भैया ये लगाव कानूनी लगाव है क्या, मां से लगाव आपका कानूनी लगाव है? नहीं है ना। मां से जो आपकी ममता है, आपका जो प्रेम है, वो किसी कानून के तहत नहीं है, ठीक है। तो अटैचमेंट का एंटोनिम्स होता है डिटैचमेंट, लगाव ना होना। जब ये कानून का वर्ड नहीं है तो ये भी कानून का वर्ड नहीं है। तो आपने कहा कि भैया डिवोर्स में कानूनी फैक्टर होता है, लॉ का एंगल होता है, तो ये दोनों हम यहां से हटा के बाहर कर रहे हैं, ठीक है ना। गीता में कहा गया है त्यक्तेन भुंजिता, मतलब जिन भी चीजों का आप उपयोग करें जीवन में, जिन सब चीजों से आपका जुड़ाव हो, उनके साथ आपका अगर अलग होना पड़े तो आपको कष्ट भी ना हो, इसलिए बहुत ज्यादा चीजों से लगाव नहीं रखना चाहिए, वो कष्ट का कारण बनती है। तो डिटैचमेंट वर्ड को आप वहां से जोड़िएगा, आप समझ जाएंगे। ये इससे आप बाहर आ जाइए। देखिए भाई, हमारी जो मैरिज है वो ब्रेक डाउन कर गई, टूट गई। गाड़ियों में ब्रेक डाउन होता है ना अक्सर, वो
जो गाड़ियों को खींचने के लिए चीजें आती हैं ना, ले जाती हैं खींच के, ब्रेकडाउन की गाड़ियां होती हैं। टूटना, देखिए टूटना वो घर में हुआ, शादी का जो टूटना है वो घर में हुआ, वो कोर्ट में नहीं हुआ था, वो घर में हुआ। तब आप एक कानूनी प्रक्रिया के तहत कोर्ट गए, तो ब्रेकडाउन में कानून का एंगल नहीं है, आप इधर मत जाइएगा, ठीक है ना। अटैचमेंट आपने हटाया, सिनोनिम के लिए ब्रेकडाउन हटाया, अब आप सोच दोनों का टूटना है। अब आप आइए, गलती से किसी ने इसको आंसर बता दिया है, हमारे ही मित्र हैं भाई, हम जो टीचिंग फ्रैटर्निटी हमारी है ना, तो भाई बंधु हम सब आपस में हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा, एक जन ने इसको आंसर बताया हुआ है, थोड़ा सा पढ़ लिया जाए तो अच्छा रहेगा ना। आगे आइए, अगला है एनलमेंट। अगर कोई कानून किसी प्रक्रिया को खत्म करता है तो उसे हम एनलमेंट कहते हैं। शादी का कानूनी रूप से खत्म होना डिवोर्स है, और किसी प्रक्रिया का खत्म होना कानूनी रूप से एनलमेंट है। तो ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, दोनों सिनोनिम हैं, दोनों चीजों को खत्म करते हैं, दोनों कानूनी आधार पे खत्म करते हैं, ठीक है ना। और पनिशमेंट तो दंड है, कोई लेना देना ही नहीं है। और कोई भी बेसिक सी बुक आप उठाओगे सिनोनिम्स एंटोनिम्स की, तो आपको डिवोर्स का सिनोनिम आपको एनलमेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग सही आंसर बताया करें, जिससे कि बच्चे गुमराह ना हो, ठीक है ना। कोई बहुत जल्दी नहीं है, हमको आपको डॉक्टर ने नहीं कहा था बहुत जल्दी जल्दी सोल्यूशन लेकर आइए, सबसे पहले हम हाजिर हो गए हैं, आइए बच्चों, आइए आइए, आपको हम लूटते हैं, आइए आप हमारे यहाँ आइए, आपको हम लूट लेते हैं। हमने पिछले 10-15 सालों से किताब नहीं उठाई, हम खुद कुछ नहीं पढ़ते हैं, बस आप आ जाइए, आपको हम लूट लेते हैं, आइए। तो ये जो धंधा बना रखा है ना नालायकों ने, तो इन नालायकों को सुधरना भी चाहिए ना। ये गंदगी नहीं फैलानी चाहिए इन सबको, बिना पढ़े लिखे आंसर दे देना, बकवास कर देना। चलिए अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। ही वॉज नोन फॉर हिज जेंटल डिस्पोजिशन। देखिए जेंटल को इसने अंडरलाइन किया हुआ है, और आपको सिनोनिम चाहिए उसका, हार्मफुल, एमिएबल, कनिंग, एडजस्टिंग। जेंटल का मतलब आप सब जेंटलमैन बोलते हैं, अच्छा नेचर, तो हार्मफुल आप सबको मालूम है नुकसानदायक, एमिएबल मिलनसार, जो व्यक्ति जेंटल होगा वो मिलनसार होगा ना, मिलनसार है तभी तो वो जेंटल है, ठीक है ना। अदरवाइज जो व्यक्ति घमंडी होगा उसके साथ कोई एडजस्ट ही नहीं करता, दुष्ट होगा, झगड़ालू होगा, उससे कोई एडजस्ट नहीं करता है। तो आपने क्या किया, एमिएबल जेंटल का सिनोनिम है प्यारे बच्चों। कनिंग का मतलब धूर्त होता है, एडजस्टिंग का मतलब एडजस्ट करने वाला, वो कोई सेंस ही नहीं बनता है। आपका आंसर क्या है, ऑप्शन बी आपका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी आपका आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। The harder we kick, the better the ball bounces back. जितना ही बॉल पे हार्ड आप किक करते हो, द बेटर बॉल बाउंसेस बैक, उतना ही वो बॉल जो है बाउंस बैक करती है। आपने एक रूल पढ़ा होगा, दो कंपैरेटिव्स, ठीक है ना, अलग अलग क्लॉजेस में जो पैरेलल चलते हो तो अपने साथ द लेते हैं ना, द हार्डर द वी किक द बेटर द बॉल, तो दोनों पे द लगता है। वो देखिए रूल भी आपका रिवाइज होता जा रहा है। फिलहाल आपका बाउंस बैक का आपको सिनोनिम खोजना था बच्चों। तो बाउंस बैक का मतलब होता है पलट कर आना और ऊपर, बाउंस बैक, ठीक है ना। अब रिकॉयल पलटना, कॉयल, ठीक है। डिफ्लेट इन्फ्लेट ऊपर आना, हवा भर जाना, डिफ्लेट हवा का कम हो जाना, एसेंड ऊपर जाना, ठीक है ना। रिकॉयल बाउंस बैक, जो बैकवर्ड लगा हुआ है वो बाउंस के साथ जो बैक लगा हुआ इशारा कर रहा है कि आपका आंसर है ए, रिकॉयल, पलटकर वापस आना, ठीक है ना। अब चले क्वेश्चन नंबर 14 पे आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14, आई प्लान एंड एक्सिक्यूट, मैं प्लान बनाता हूं और उस प्लान को एग्जीक्यूट करता हूं। EXECUT एग्जीक्यूट, आप सबको मालूम है बच्चों, एग्जीक्यूट के दो एंगल होते हैं। एग्जीक्यूट का मतलब होता है किसी कार्य को अंतिम रूप देना। आपने प्लान बनाया था, अब प्लान तो पेपर पे बना था, दिमाग में बना था, लेकिन उस प्लान को हकीकत में बदलने के लिए आपको अपने हाथ पैर चलाने होते हैं, आपको प्रयास करना होता है। तो वो जो प्रयास होता है किसी प्लान को अंतिम रूप देने में, उसको फलित करने के लिए, वो हम एग्जीक्यूट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जीक्यूटिव इसी से बनता है ना। और प्यारे बच्चों आपको जान के अच्छा लगेगा कि इसका जो दूसरा एंगल क्या होता है, वो होता है फांसी देना।
ही वॉज एग्जीक्यूटेड। तो ये भी मालूम है ना, आप सबको पढ़ा रखा है मैंने, तो ध्यान दीजिएगा, कभी ना कभी तो पलट के आएगा ना। फिलहाल यहां प्लान था, आई प्लान एंड एक्सिक्यूट, तो काम करना था, यहां फांसी नहीं देनी किसी को। आई प्लान एक्सिक्यूट, तो एक्सिक्यूट का आपको सिनोनिम ढूंढना है बच्चों। डिजायर का मतलब होता है इच्छा करना, इच्छा और इच्छा करना, नाउन प्लस वर्ब दोनों है। डिबेट बहस करना, एकॉम्प्लिस काम को पूरा करना, जो सी है ACCOMPLISH, एकॉम्प्लिस क्या हुआ, काम को पूरा करना। तो भैया एग्जीक्यूट और एकॉम्प्लिस दोनों एग्जैक्ट सिनोनिम्स हैं, काम को पूरा करना। और आप सबको एकॉम्प्लिस दूसरा वाला भी मालूम होगा, ACCOMPLICE, एकॉम्प्लिस। ये कौन सा है, ये एकॉम्प्लिस क्या है, बुरे कार्यों का साथी। आप अच्छा काम करते हो, ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो ना, तो आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके कलीग्स होते हैं। लेकिन अगर आप डकैती डालने जाते हो और आपको कोई साथी चाहिए होता है, चोरी करते हो, बदमाशी करते हो, तो वो बुरे काम का जो साथी होता है कौन होता है, एकॉम्प्लिस होता है ना। होमोफोन्स में अक्सर आता है ये बच्चों, एयरफोर्स में, तो ध्यान रखिएगा, एयरफोर्स का भी एग्जाम होने ही वाला है। तो क्या किया, अब क्वेश्चन नंबर 14 में आपने एग्जीक्यूट का आंसर क्या बोला, आंसर सी है, एकॉम्प्लिस। चले आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 15 पे, वो है ही लिसन टू मी विद इक्विनैमिटी, उसने मुझे सुना, इक्विनैमिटी, ये वर्ड को थोड़ा रिलेट करें अपने साथ में आप। केयरलेसली उसने मुझे बिना ध्यान के सुना, ऐसा नहीं है भाई। इक्विनैमिटी, उसके सामने सब लोग बराबर हैं, समान हैं, मतलब वो न्याय करता होगा। न्याय कैसे कर सकता है, जब ये व्यक्ति लोगों को बहुत ध्यान से सुनता है, उसकी समस्याएं सुनता है, तभी तो न्याय कर पाएगा ना। तो आप इस वर्ड को ऐसे रिलेट करें, तो इसमें क्या है, धैर्य पूर्वक, इक्विनैमिटी। तो भैया कहां जाओगे, एक्साइटेडली, उत्साहपूर्वक, पेशेंटली, धैर्य पूर्वक। आपका आंसर है हाफ हार्टेडली, बिना मन का, आधे मन से। तो आपका आंसर क्या है, आंसर है सी आपका, पेशेंटली। ही लिसन टू मी विद इक्विनैमिटी, तो इक्विनैमिटी का सिनोनिम आपको क्या मिलेगा, पेशेंटली मिलेगा बच्चों। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 क्या है, द होल थिंग वॉज फर्टाइल एक्सरसाइज, जो पूरा प्रक्रिया था वो फर्टाइल था, वो बिल्कुल बर्बाद था, निरर्थक था। तो भैया कॉस्टली महंगा है, पॉइंटलेस निरर्थक है, इनडिसाइसिव, इनडिसाइसिव। देखिए फिर यहां मामला फंस रहा है, जरा समझिएगा आप लोग। इनडिसाइसिव, डिसीजन निर्णय, डिसाइसिव निर्णायक, इनडिसाइसिव जो निर्णय नहीं कर पा रहा हो, अनिर्णय की अवस्था में हो, ये करूं कि वो करूं। आदमी की जो डायलेमा होती है ना, उसे हम इनडिसाइसिवनेस कहते हैं। तो भैया ये फर्टाइल निरर्थक है, और अनिर्णय और निरर्थक में बहुत बड़ा डिफरेंस है भैया, ठीक है ना, सी डिफरेंस है। तो प्लीज प्लीज इसको आंसर ना बताइए आप लोग, ठीक है, बकवास ना करिए। एक हमारे मित्र संस्थान ने ऐसी कोशिश की है, उन्होंने इंडिसाइसिव को आंसर मारा हुआ है। तो भैया वहां से बाहर आ जाइए आप, और आइए आंसर क्या बोलिए, आपका आंसर है बी, पॉइंटलेस निरर्थक, फर्टाइल निरर्थक, पॉइंटलेस निरर्थक। क्लियर है ना। अब आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 17 पे। ही वॉज टू कनिंग फॉर हर, TOO2 कनिंग। जब हम कोई नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम TOO2 लगाते हैं ना, ही इज टू कनिंग, ही इज टू बैड। और अगर हम अच्छी बातें कर रहे हो, ही इज टू गुड, तो ये ग्रामेटिकली गलत होता है, ही इज वेरी गुड आपको बोलना पड़ता है। मतलब पॉजिटिव एनर्जी वाले वर्ड्स के लिए अगर हमें ज्यादा लगाना है तो हम वेरी लगा देते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव सेंस का कोई वर्ड हो और वहां हमें ज्यादा दिखाना हो तो वहां हम टू लगाते हैं नेगेटिव सेंस के लिए। ही वॉज टू कनिंग फॉर हर, कनिंग का मतलब क्या होता है, धूर्त, जो व्यक्ति मायावी हो, बहुरूपिया हो, ठीक है ना। तो आइए ऑप्शन पे, ऑप्शन ए कैपेबल, योग्य, ऑप्शन बी फिट, योग्य, फिट समझते हैं ना, योग्य। इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। भैया धूर्त का सिनोनिम हमें तो नहीं मिल रहा। फिर हम आगे डी पे, डॉजी, DODGY,
डॉज। आप सब जब हम सब बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो जब हमें पढ़ने को बोलते हैं या कोई जिम्मेदारी मिलती है तो हम लोग जिम्मेदारियों से क्या करते हैं? हम लोग जिम्मेदारियों से भागते हैं। हम क्या करते हैं? हम डॉज करते हैं, भागना। ठीक है ना? मतलब जो हम कहते हैं वैसा हम करते नहीं हैं। आप समझ रहे हैं ना? ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है? वो धूर्त होगा जो कहता है लेकिन करता नहीं, वो धूर्त होगा। तो डॉज से डॉजी बनेगा और ये आपका आंसर है बेटा। डॉजी मक्कार होता है, तो कनिंग भी मक्कार और धूर्त आपका आंसर है। तो आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 18 पे। आपका है क्वेश्चन नंबर 18। दिस डिसीजन इज क्रूशियल फॉर मी। ये जो निर्णय है मेरे लिए बड़ा क्रूशियल है। क्रूशियल का मतलब इंपॉर्टेंट है। तो भैया ऑप्शन ए मोमेंटस, ऑप्शन बी नेचुरल, प्रिमिटिव, इनएप्ट। कमाल का क्वेश्चन है और कमाल की अप्रोच हम टीचर्स की है। ठीक है, मैं पूरा लिख के दिखा देता हूं आपको। ABCD। स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, फिर भी मन नहीं मानता ना हम सबका, टीचर्स का। प्रिमिटिव और इनएप्ट। देखिएगा भैया, आपका जो वर्ड है वो है क्रूशियल। क्रूशियल तो महत्वपूर्ण है ना भैया, महत्वपूर्ण है ना वो। नेचुरल क्या है? प्राकृतिक। प्रिमिटिव क्या है? पुराना, आदिकालीन, पुराना। इनएप्ट अयोग्य, बेकार, निरर्थक। क्रूशियल क्या है? महत्वपूर्ण है। तो भैया कहीं से भी आपको लगा कि ये डी आंसर हो सकता है क्या? कहीं से भी आपको लगा गलत है ना, तो गलत काटते जाइएगा। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। एक जनाब है, उन्होंने इनएप्ट को भी आंसर बोला हुआ है, जल्दी में थे थोड़ा वो। तो आप आ जाइए भैया, मोमेंटस। ही इज अ मैन ऑफ मूवमेंट। इंपॉर्टेंट हुआ ना ये। इस समय सबसे मैन ऑफ मूवमेंट है, मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इसके इर्द गिर्द सब चीजें चल रही हैं। मोमेंटस, ऐतिहासिक क्षण, मोमेंटस। तो आप क्रूशियल के लिए मोमेंटस के पास जाएंगे, वो इसका सिनोनिम है। आप इधर गलती से मत जाइएगा भैया। क्रूशियल अगर महत्वपूर्ण है तो ये अयोग्य, बेकार है। ये एंटोनिम्स की कंडीशन पैदा हो रही है और आप बता रहे हो सिनोनिम है ये। तो ये ऐसा अपराध मत करिए, क्राइम मत करिए। बच्चे बेचारे कोर्ट वोट नहीं जा पाएंगे ना, तो बच्चों को ब्लफ करने से आपको क्या मिलेगा? बच्चों को बेवकूफ बना के आपको क्या मिलेगा? अगर बच्चा भी डिक्शनरी खोलेगा तो आपकी पोल खुल जाएगी। ठीक है ना? आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। द मीडिया वेंट इनटू फ्रेंजी अबाउट द केस। रोज पेपर में छप रहा होता है। ये सुशांत वाला केस चला ना, सुशांत सिंह राजपूत, उनके साथ गलत हुआ। अब आप सब देख ही रहे हो। तो मीडिया ट्रायल चल रहा है। मीडिया वाले अगर उनका बस चले तो फांसी पे लटका दें, जिन्होंने भी किया हुआ है। तो भैया वेंट इनटू फ्रेंजी मतलब बिल्कुल हाथ पैर धोकर पीछे पड़ जाना, फुल्ली बिहाइंड, फुल्ली आफ्टर। तो इनटू फ्रेंजी, फ्रेंजी का मतलब होता है उत्साह का अतिरेक। मतलब आप बिल्कुल पागलपन की हद तक कोई काम करने लगो तो यू आर इन फ्रेंजी। तो भैया आप आइए, वर्ड पे सिनोनिम आपको ढूंढना था। ऑप्शन ए है साइलेंट। अगर फ्रेंजी फुल ऑफ मैडनेस है, फुल ऑफ पैशन है, तो साइलेंट, यार ये तो इसका एंटोनिम हो गया। आपको सिनोनिम खोजना है। आइए, क्रिएटिव, रचनात्मक। ऑप्शन सी बरसर्क। गो बरसर्क रोज छपता है पेपर में। जब किसी कार्य के लिए कोई व्यक्ति बिल्कुल आकुल हो जाए, व्याकुल हो जाए, बिल्कुल पीछे पड़ जाए, ही गोज बरसर्क। ये फ्रेंजी और बरसर्क बिल्कुल सगे भाई हैं, आपके सिनोनिम हैं। तो आपको सी को आंसर बताना है। आगे चला जाए क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए आप लोग। ही हैज बीन यर्निंग टू गो होम। चाहना, ठीक है, शिद्दत से चाहना, यर्निंग होता है। तो भैया ऑप्शन है डिक्लाइन, डिमांड, बेग। डिक्लाइन मतलब मना कर देना, चाहना और मना करना अपोजिट हो गया ना। आपको सिनोनिम चाहिए तो आप डिक्लाइन से बाहर आइए। डिमांड मांगना, चाहना और मांगना, चाहना
बेग मांगना, हैंकर चाहना, हैंकरिंग आफ्टर किसी चीज की चाहत में उसके पीछे पीछे जाना। तो भैया यर्न और हैंकर सिनोनिम है, सगे भाई हैं, टिक मारिए आप उसे। डी आपका आंसर है। आगे बढ़ा जाए बच्चों, सिनोनिम का सेक्शन खत्म हो गया। अब हम चलते हैं एक नया सेक्शन अलग से इस बार यूपीएससी ने दिया, बिल्कुल झटका था बच्चों के लिए। पहले स्पॉटिंग एरर में और सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स करके जो क्वेश्चंस बन जाते थे, उसमें 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन प्रपोजिशन के आ जाते थे, लेकिन इस बार पूरा उसने 10 क्वेश्चन दे दिया है सिर्फ प्रपोजिशन का। तो बढ़िया है, अच्छा चैप्टर भी है ये, बच्चों को पढ़ना चाहिए अच्छे से। तो अब हम आ गए हैं बच्चों प्रपोजिशन में, जो आपका एक सेक्शन है। आप सेट वाइज अपना प्रपोजिशन खोल लीजिएगा बच्चों। मैं सेट डी कर रहा हूं, ABC वाले बच्चे आप लोग अपने प्रपोजिशन पे आ जाइएगा। और क्वेश्चन नंबर 21 आपका मैं बताने जा रहा हूं। Simulations of 20th century by climate models that exclude the observed increase. सिमुलेशन आपको मालूम है, प्रतिरूप के जैसा रेप्लिका क्रिएट कर देना, ठीक है ना, एक इमेजिनेशन से। आपने साईफाई मूवीज देखी होंगी, उसमें वो इमेजिनेशन करते हैं ऐसा हो जाएगा, तो सिमुलेशन की कॉन्सेप्ट होती है। सिमुलेशन ऑफ 20th century by climate models that exclude the observed increase. Greenhouse gases fail to simulate the increase in temperature over the second half of the 20th century. ठीक है ना। तो ये जो इंक्रीज है प्यारे बच्चों, इंक्रीज के लिए बाद उसने ब्लैंक दिया हुआ है और आपसे ऑप्शन दे रहा है ऑफ इन बाई टू। प्रपोजिशन कौन सा लगाएं? तो भैया देयर इज इंक्रीज इन केसेस ऑफ कोरोना, इंक्रीज इन केसेस ऑफ मर्डर। तो भैया इंक्रीज को बहुत पसंद है, क्या पसंद है उसे? इन बहुत पसंद है, तो साथ में जाने दीजिए उसके। आपने क्या लगाया 21 के लिए इन लगाया आपने। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। वो है इन एक्सट्रीमली पुअर सोसाइटीज चिल्ड्रन कैन बी पुट टू वर्क अ यंग एज एंड आर देयरफॉर अ सोर्स ऑफ इनकम। इन एक्सट्रीमली पुअर सोसाइटीज, पुअर मतलब गरीब, सोसाइटी का मतलब समाज। एक्सट्रीमली पुअर मतलब बहुत ज्यादा गरीब जो समाज है, जो समाज का एक सेक्शन है। चिल्ड्रन कैन बी पुट टू वर्क, उसमें छोटे बच्चों को कैन बी पुट टू वर्क, उनको काम पे लगाया जा सकता है। अ यंग एज बहुत कम उम्र पे, एंड आर देयरफॉर अ सोर्स ऑफ इनकम, और इस तरह से वो अपने परिवार के लिए सोर्स ऑफ इनकम बनते हैं, अपने परिवार को पैसे कमा कर लाते हैं। तो आप सबने ढाबे वाबे पे जब खाना वाना खाया होगा, चाय की गुमटी पे आपने चाय पी होगी, तो ढाबे को बच्चों फूड जॉइंट्स कहते हैं ना, और गुमटी को क्या बोलते हैं? कियोस्क, टी कियोस्क। जब आपने वहाँ चाय पी होगी या ढाबे पे खाना खाया होगा, तो वहाँ अक्सर छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, और हम आप बुलाते हैं छोटू इधर आओ, छोटू चाय लाओ, छोटू पानी लाओ। वो जो छोटू बच्चा वहाँ काम कर रहा है, बहुत कम उम्र में अपने परिवार का सहारा बना हुआ है। ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है, ये हम सब की कमी है भाई। हम सब ऐसा सपोर्ट भी कर रहे हैं, तभी तो ऐसा हो रहा है समाज में। फिलहाल जरा ग्रामर पे आइएगा बच्चों, सेंसिटिविटी की बात नहीं, सब चीज़ें समझनी चाहिए हम सबको। तो वर्क पे आए। यंग एज, जब हमें एज फैक्टर दिखाना होता है, जब हमें आप उम्र दिखानी होती है, उम्र का कोई दौर दिखाना होता है, तो हम क्या लगाते हैं? एट वेरी यंग एज, बहुत कम उम्र में ही वो काम करने लगा। स्टार्टेड वर्किंग एट वेरी अर्ली एज, ठीक है ना। आप एट लगाते हो। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन डी जो है ना, एट लगा रहा है, तो आंसर है आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए आप लोग। पीपल हु आर अवर्स, भैया अवर्स न्यूज़पेपर मैंने पढ़ने को बोला ना, ये सब न्यूज़पेपर में पढ़े हुए 2 कौड़ी के वर्ड्स हैं, लेकिन आप पढ़ोगे नहीं। सीधे एग्जाम में है, आपको ये वर्ड जब सामने आएगा तो आपको चक्कर आता होगा, अरे यार कहाँ से आ गया। तो भैया लिटरेचर पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, मैगजीन्स पढ़ें, तो आपको ये सारे वर्ड्स मिलते रहते हैं। पीपल हु आर अवर्स, अवर्स का मतलब होता है खिलाफ, ठीक है ना। हार्ड वर्क जनरली डू नॉट सक्सीड इन लाइफ, वो लोग, पीपल माने लोग जो अवर्स हैं, खिलाफ हैं, किसके? हार्ड वर्क के, कठिन परिश्रम के। जनरली डू नॉट सक्सीड इन लाइफ, सामान्यतः वो जीवन में सफल नहीं होते हैं। व्यक्ति अगर परिश्रमी नहीं है तो वो सफल नहीं हो पाएगा। तो भैया अवर्स के बाद लगाना क्या है? मैंने बोला था ना बेटा, पेपर पढ़ोगे तो रोज लगकर आता है वहां पे, तो विद इन मिनी माइक्रो सेकेंड आप आंसर बोलते हो ना,
क्या होगा? आवर्स हमेशा क्या लेता है? टू लेता है। ऑप्शन है आपका आंसर है, बी सी डी। देखा भी नहीं, आंसर बोल दिया। जरा देख लो आप क्या लगा रखा है, अबाउट, एट, ऑन, बकवास। लेकिन मैंने पेपर पढ़ा था ना, तभी तो बोल पा रहा हूं, नहीं तो ना बोल पाता मैं। तो आप भी पढ़ा करो, और ये जब एग्जाम नजदीक आता है ना, तो आपको बड़ा जोश आता है पेपर ऊपर पढ़ने का, ठीक है? तो वो कल्चर आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी, वो उससे आप अपना ही नुकसान करते हो। 5 लाख लड़के फॉर्म फिल करोगे और 350 ट्रेनिंग पे जाते हैं। बाकियों का क्या हुआ आपको मालूम ना, क्या हुआ सबका? तो वही है जो 12-14 घंटे फेसबुक व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं और एग्जाम के नजदीक सोचते हैं कि वो कुछ अच्छा कर लेंगे। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपको कंसिस्टेंट हार्डवर्क करना होता है और एक पर्सनैलिटी बनानी होती है, ठीक है बेटा? और अगर आप पेपर पढ़ते हो तो आपकी इंग्लिश की वोकैब और ग्रामर ही नहीं इंप्रूव होता है, आपका जीके, जीएस, पर्सनैलिटी। जो एसएसबी में 5 बार 7 बार बच्चा फेल हो रहा है, क्यों फेल हो रहा है? उसे अभी बोलो कि 2 लाइन आप बोल दो कि व्हाट यू हैव टू से अबाउट इंडो-सिनो रिलेशंस, व्हाट इज द स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना राइट नाउ, बिटवीन इंडिया एंड ईरान। तो वो बंगले झांकता है, यार ये क्या पूछ लिया, क्या होगा? तो भैया आपके लिए एनडीए नहीं है, अपना समय क्यों खराब करते हो? आप कोचिंगों के लिए कॉमर्स हो, बस क्या हो? कॉमर्स। आओ, पैसा दो और घर जाओ, क्योंकि आपको घर पे पढ़ना तो है नहीं। जब आप पढ़ोगे भैया ना, तो ये सब चीजें बहुत आसान होती हैं, बहुत आसानी से निपटती। तो आपने क्या किया? आवर्स 2 करिएगा, ठीक है? आंसर निकल जाएगा आपका। चलिए अगले पे आइएगा। आई हैव नोन हर अ लॉन्ग टाइम। मैं उसे लंबे समय से जान रहा हूं। भैया टाइम का पॉइंट ऑफ टाइम दिया या पीरियड ऑफ टाइम दिया, आप बताओ? तो आप जब 6th 7th 8th में टाइम एंड टेंस पढ़ रहे थे, तभी टीचर ने सिखा दिया था कि अगर पीरियड ऑफ टाइम लगा हो तो हमें क्या लगाना चाहिए? फॉर लगाना चाहिए। आई हैव नोन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं उसको बहुत लंबे समय से जान रहा हूं, ठीक है ना? अगर पॉइंट ऑफ टाइम दे देता तो आप सिंस लगा देते, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो भैया क्वेश्चन नंबर 24 का आई हैव नोन हर, आपने क्या किया? आंसर बी लगाया, फॉर अ लॉन्ग टाइम। चलिए अगले पे आइए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए आप लोग। आई एक्सेप्टेड द ऑफर सर्टेन कंडीशंस, मैंने कुछ शर्तों पर ये ऑफर एक्सेप्ट किया, शर्तों पर एक्सेप्ट किया। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, पर ऑन है, इन है, बाई है, विदिन है। तो बच्चा भी बोलेगा क्या? ऑप्शन ए, ऑन। आई एक्सेप्टेड द ऑफर ऑन सर्टेन कंडीशंस, मैंने कुछ शर्तों पर यह ऑफर एक्सेप्ट किया। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे। सी इज अ वुमन, हम्बल ओरिजिन। सी इज अ वुमन ऑफ, अब देखिए मेरे मुंह से आंसर भी निकल गया। तो वो एक हम्बल ओरिजिन की, हम्बल HUMBLE, हम्बल, ORIGIN, ओरिजिन। जरा भैया समझ लो या है क्या? तो हम्बल क्या है? हम्बल तो विनम्र होता है ना, पोलाइट होता है। तो विनम्र है क्या ये? तो भैया इसका दूसरा एंगल भी है। अगर हम्बल बिगिनिंग बोला जा रहा है तो इसका मतलब बहुत छोटी शुरुआत है, ठीक है ना? ही स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। तो स्क्रैच तो आपने बोला खुजाना, तो भैया खुजाना नहीं होता। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच का मतलब होता है बिल्कुल जीरो से शुरुआत करना, ठीक है ना? बिल्कुल नीचे से शुरुआत करना। तो हम्बल ओरिजिन या हम्बल बिगिनिंग, अगर मैं बोलूं हम्बल बिगिनिंग तो बिल्कुल जीरो से शुरुआत किया, बहुत कम पैसों से उसने बिजनेस स्टार्ट किया। ही हैड अ हम्बल बिगिनिंग ऑफ हिज बिजनेस। तो भैया यहाँ पे ओरिजिन है, वो छोटे परिवार से, गरीब या सामान्य परिवार से आई रही होगी। सी इज अ वुमन ऑफ, तो आपने OF ऑफ लगाया भैया, BOF ऑफ, ऑफ से है, एक सामान्य परिवार से है। आपका आंसर हो गया 26। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27 पे। पूरे 50 क्वेश्चन है, टाइम भी लग रहा होगा बच्चों, लेकिन क्या किया जाए, सोल्यूशन को थोड़ा डिस्कस करना पड़ता है ना, कि आप चीजों को समझें। 27, देयर इज नो क्योर द कॉमन कोल्ड। भैया यहां पे आपको लगाना है ऑप्शन ए, फॉर, क्योर फॉर कॉमन कोल्ड, ठीक है ना? फॉर, कुछ बच्चे ऑफ पे कंफ्यूज थे, तो आपको ऑफ बिल्कुल नहीं लगाना है बेटा, आपको फॉर लगाना है। चलिए 27 के बाद हम चलते हैं 28 पे। आई रैन जॉन यस्टरडे एंड इट वॉज प्लीजेंट सरप्राइज। फिर कमाल का
आंसर इधर सामने आया है, आई रैन जॉन यस्टरडे। रैन बाई कर ले, रैन बाई किया जॉन यस्टरडे। तो लाल बुझक्कड़ वाली कथा तो बूझनी नहीं हम लोग को कि बाई लगा के देखते हैं फिर ये लगा के देखते हैं। भैया रन इनटू एक फ्रेज है, इसका सगा भाई है कम अक्रॉस। जब हमें कोई व्यक्ति सिचुएशन अचानक मिलती है, आज के 20 साल पहले जो लड़का मेरे साथ पढ़ता था अचानक मुझे मार्केट में आज मिला, 20 साल का डिफरेंस आ रहा है। तो हम अचानक मिले तो आई रैन इनटू या आई केम अक्रॉस, ठीक है ना। तो अगर आपने ये फ्रेज पढ़ा होगा तो आप इधर उधर भटकेंगे नहीं, आपको भटकना नहीं होगा भैया। तो भैया रैन बाई मत लगाइएगा, रैन ऑफ मत लगाइएगा और रैन बिसाइड तो बिल्कुल मत लगाइएगा। मैं जोर दे के कह रहा हूं भैया, इसे समझ लेना, रैन बिसाइड, उसके बगल बगल दौड़िएगा नहीं आप फ्रेज पढ़ लीजिएगा आई रैन इनटू जॉन यस्टरडे, ठीक है, तो आपसे सही हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान दे रहे होंगे ये रैन बिसाइड नहीं करना है, रैन इनटू कर देना है तो आंसर बनेगा, ठीक है ना, फ्रेज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 29, माई ग्रैंड मदर एंजॉयड बोटिंग द लवली लेक। भैया इन ऑन लगा रखा, बिसाइड विदिन लगा रखा है। अब बोट मेरी ग्रैंड मदर जो है बोटिंग कर रही है विदिन लवली लेक। विदिन तो होना नहीं है ना, विदिन लवली लेक मतलब उन्होंने अपने आप को लिमिट किया हुआ, अदरवाइज उनका बस चलता तो वो उस लेक मतलब झील के बाहर भी बोट चला लेती। तो भैया झील या नदी के बाहर नाव चल सकती है क्या? नहीं ना, तो चलनी तो अंदर ही है। तो भैया विदिन क्यों लगाएंगे? विदिन में लिमिट था ना, अदरवाइज भाई मैं नदी में चला रहा हूँ, झील में चला रहा हूँ, अगर मेरा मन करेगा तो बाहर भी बोट चला लूंगा। तो विदिन को बाहर करिए आप। अब आप आइए बिसाइड पे, के बगल में चला रहे हैं, लेक में ना चला के मैं लेक के बगल जो जमीन है उस पर मैं बोट चला रहा हूं, पॉसिबल है भैया? तो बोट नाव जो है ना बिसाइड होगी ना विदिन होगी। अब हम परेशान हो रहे हैं इन और ऑन में, क्या करें? इन और ऑन यार, बोट और नदी के अंदर चल रहा है ना, में तो आना चाहिए ना। तो भैया बिल्कुल नहीं, इन बोट ऑन लेक, ठीक है ना। अगर जो आप एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है बोट, उसके अंदर आप बैठे हो ना, तो आप इन हो, ठीक है ना। तो माई ग्रैंड मदर एंजॉयड बोटिंग द लवली लेक। अब देखिए इस सेंटेंस में आपको यह नहीं दिखाना है कि वो बोट के अंदर हैं। भैया लेक में गई हैं दादी मेरी, तो दादी की उम्र मेरे ख्याल से 80-90 ईयर्स होगी। तो मेरे ख्याल से अगर तैरना भी जानती रही होंगी तो उनके लिए तैरना मुश्किल होगा। तो हमें ये बोट में है ये हमें नहीं दिखाना है, वो लेक में बोटिंग एंजॉय कर रही हैं। तो ये जो में का सेंस है वो नाव के अंदर दिखाना नहीं है, वो ऑलरेडी है, वो 90 ईयर्स की नाव में ही बैठेंगे, वो आपको नहीं दिखाना है, वो फिजिकल कंडीशन नहीं आ रही यहाँ पे। एक उनका एक टाइम पास दिखा रहा है कि वो अपना टाइम पास कर रही हैं, वो एंजॉय कर रही हैं बोटिंग। कहाँ की एंजॉय कर रही हैं? तो लेक पे। आपको ऑन लेक लगाना है बेटा। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा काम भी कर लें इस पे। तो मार्केट में एक डिक्शनरी आती है लॉन्ग मैन की, आप सबके पास अच्छी डिक्शनरीज होनी चाहिए। तो डिक्शनरी ही नहीं है, वो लेक्सिकॉन है अपने आप में। तो आप लोग उसका पेज नंबर 142, डिक्शनरी का पेज नंबर 142 खोलिएगा और आप BOATING बोटिंग पर आ जाइएगा, ठीक है ना। आप उस बोटिंग पे आइएगा तो लेक और रिवर दोनों को दिखा देगा कि जब हम लेक या रिवर में बोटिंग एंजॉय कर रहे होते हैं, राफ्टिंग एंजॉय कर रहे होते हैं, तो हमें प्रपोजिशन ऑन लगाना होता है, हमें इन नहीं लगाना होता। वो नाव में बैठा है तो भैया इन लगा दो, यहां नाव में बैठना थोड़ी दिखा रहा है आपको। आपको पूछा जा रहा है कि वो कहां एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से बन गया होगा, ऑन आपने लगा दिया होगा। 29B ऑन, ठीक है। चलिए अब 30 पे आ जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30, he visits the needy to relieve them their suffering and poverty।
ठीक है। ही विजिट्स द नीडी टू रिलीव देम। अब देखिए भैया, रिलीव एक वर्ड है और ये दो प्रेपोजिशन ले सकता है, ऑफ और फ्रॉम, दो, ठीक है ना, ये दोनों लगा सकते हो आप। लेकिन कैसे, कंडीशन थोड़ा आपको जाननी पड़ेगी, थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ेगा। तो भैया रिलीव आता कहां पे है, ये वर्ड का अकरेंस कहां पे है? तो अगर आप थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि जब कोई व्यक्ति, मान लो कोई नौकरी कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है और वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी, कोई भी है, वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो उसके जो ऊपर के अधिकारी होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, उसके बड़े अधिकारी जो होते हैं, वो कहते हैं भाई तुम्हें रिलीव कर रहा हूं मैं, यहां से हट जाओ, तुम अच्छा काम नहीं करते हो। जब किसी से खराब परफॉर्मेंस हो रही हो और उसको हटाकर किसी दूसरे को वहां लगाया जा रहा हो, तो हम रिलीव के साथ ऑफ लगाते हैं, ठीक है ना, रिलीव ऑफ। लेकिन जैसे ही हम सफरिंग और पॉवर्टी जैसे एंगल पर आते हैं, ये कोई नौकरी नहीं थी कि रिलीव ऑफ कर दिया, तो जैसे ही ये अदर कंडीशंस आती हैं तो हम फ्रॉम की तरफ जाते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो क्या करना है हमें क्वेश्चन नंबर 30 को ऑप्शन ए के साथ जाना है, फ्रॉम देयर सफरिंग एंड पॉवर्टी। जब कोई नौकरी या ऐसे अधिकार की बात हो जहां आपसे गलत हो रहा हो तो आप रिलीव ऑफ करते हो, और जैसे ही अदर कंडीशंस क्रिएट होती हैं तो वहां आप क्या करते हो, आप फ्रॉम लगाते हो। तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर है ए, फ्रॉम लगाना है आपको। चलिए, हमने क्वेश्चन नंबर 30 खत्म किया, मतलब प्रपोजिशन हमने खत्म कर दिया। अब सेट डी का आता है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स, आप एंटोनिम्स पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 31, ही नॉडेड एब्सेंटली थ्रू आउट द मीटिंग। ही नॉडेड एब्सेंटली, एनओडी नॉड और TILT टिल्ट, ये दोनों वर्ड मैंने आपको बताया था ना। नॉड ऐसे करना, टिल्ट ऐसे करना, ये बॉडी मूवमेंट है, बॉडी पोस्चर आपका है। फिलहाल नॉडेड एब्सेंटली, एब्सेंट क्या होता है, एब्सेंट माइंडेड, समझते हो ना, एब्सेंट अनुपस्थित। एब्सेंट का मतलब क्या है, जहां आपकी उपस्थिति ना हो। आप फिजिकली तो वहां उपस्थित हैं लेकिन मेंटली आप कहीं और हैं, आपका दिमाग कहीं और है। तो आप कहते हो ना, ही वाज नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग, यू आर फिजिकली प्रेजेंट बट मेंटली नॉट प्रेजेंट। तो वो एब्सेंट, ही नॉटेड एब्सेंटली थ्रू आउट द मीटिंग। एब्सेंटली का आपको चाहिए क्या, एंटोनिम्स चाहिए। तो एब्सेंट का मतलब है वो ध्यान नहीं दे रहा है, वहां पे है नहीं, उसका मन नहीं लग रहा है। तो भैया अब इसका अपोजिट चाहिए आपको। ऑप्शन ए कैपेबली, योग्यतापूर्वक, अलर्टली, ध्यान से, एजिटेडली, गुस्से में, ड्रीमली, सपने देखते हुए। तो भैया आप सबको बहुत आसानी से लग रहा होगा कि ऑप्शन बी आपका आंसर है, अलर्टली। अब आप आए क्वेश्चन नंबर 32 पे। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 32 देखें आप लोग। आई फुल्ली बिलीव दैट द कॉर्नर स्टोन ऑफ गुड पॉलिसी इज एन इलेक्टोरेट दैट इज एजुकेटेड ऑन द नेशनल इश्यूज। आई फुल्ली बिलीव, मेरा पूरा विश्वास है, दैट द कॉर्नर स्टोन का मतलब है महत्वपूर्ण पक्ष। अब यहां कॉर्नर मतलब किनारा, स्टोन माने पत्थर, मत लगा दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। कॉर्नर स्टोन ऑफ गुड पॉलिसी मतलब किसी अच्छी पॉलिसी का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है। इज एन इलेक्टोरेट मतलब हम सब लोग जो चुनाव पे वोट देते हैं ना, तो हम सब इलेक्टोरेट्स हैं। दैट इज एजुकेटेड, शिक्षित, ऑन द नेशनल इश्यूज, राष्ट्रीय मुद्दों पर हम सब शिक्षित हों तभी अच्छे मतदाता बनकर हम आएंगे, अच्छा मतदान करेंगे। तो एजुकेटेड को इसने अंडरलाइन किया हुआ है और आपसे कह रहा है इसका एंटोनिम्स बताइए। तो भैया सेरेब्रल मतलब मस्तिष्क संबंधी, ये तो फिजिकल कॉन्सेप्ट हो गई। एजुकेटेड, शिक्षित, सेरेब्रल, मस्तिष्क संबंधी, मस्तिष्क अच्छी चीजों के लिए, मान लो हम जोड़ देते हैं, सिनोनिम बन जाएगा ये। इनलाइटेंड, जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाए तो हम इनलाइटेंड होते हैं, ठीक है ना। हम टीचर्स आपको नॉलेज देते हैं, हम आपको इनलाइटेंमेंट नहीं दे सकते। अब महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी और रजनीशों ये इनलाइटमेंट देते थे अपने शिष्यों को। तो वो एक आध्यात्मिक ज्ञान होता है, उससे हमारा यहाँ पे एंगल नहीं है।
ऑप्शन सी पे जाएं, इग्नोरेंट, अनभिज्ञ, अज्ञानी। तो भैया आपका आंसर मिल चुका है। एजुकेटेड का एंटोनिम्स क्या होगा? इग्नोरेंट, अज्ञानी। अब एक लास्ट वर्ड है, वो एरोडाइट है। एरोडाइट, ये वर्ड भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, आपके लिए, इनफैक्ट हम टीचर्स के लिए भी जरूरी है भैया, हमको भी जानना चाहिए है क्या। जल्दी में नहीं बोलना है। एरोडाइट क्या है? देखिए, ज्ञान भगवान राम को भी था और रावण को भी था। रावण को बहुत ज्ञान था, लोग प्रकांड पंडित कहते हैं, लेकिन दोनों के व्यक्तित्व में आपने अंतर देखा होगा। भगवान राम का जो ज्ञान था वो मर्यादित था, वो विनम्र ज्ञान था, उसमें उन्होंने किसी का कभी अपमान नहीं किया। लेकिन रावण का ज्ञान कैसा था? वो जब भी मौका पाता था तो वो इवन देवताओं को भी चैलेंज कर देता था और जिद पे बैठ जाता था। और आपने देखा होगा कि वो एक स्त्री का हरण भी कर रहा है। वो तो ये ज्ञान है या अज्ञान है? ज्ञानी तो लोग कहते हैं उसे, लेकिन कैसा ज्ञान है? वो ज्ञान निरर्थक, बेकार ज्ञान है। ठीक है, तो जब अपने ज्ञान पर, पांडित्य पर हमें घमंड होने लगे, उस ज्ञान को हम एरुडिशन कहते हैं। ठीक है, उसे अपने ज्ञान का बड़ा घमंड है, वो ज्ञान की हिंसा करता है, सबको डराता रहता है, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, मुझे सब मालूम है। ये क्या है? ज्ञान की हिंसा है, एरुडाइट, पांडित्य पूर्ण ज्ञान जिसमें दूसरों का अपमान करना हो। जानिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, फॉर इंपॉर्टेंट मेडिकल डिसीजंस इवन फाइंडिंग अ डॉक्टर यू ट्रस्ट इज नॉट इनफ। अगर कोई भी मेडिकल डिसीजन लेना हो, इवन फाइंडिंग अ डॉक्टर यू ट्रस्ट, अगर आपको डॉक्टर मिल भी जाए जिस पे आप विश्वास करते हो, इज नॉट इनफ, वो पर्याप्त नहीं है। अगर कोई मेडिकल संबंधी कोई बीमारी या कोई ऐसी परेशानी है, मेडिकल इश्यूज आपके हैं, तो आपको कोई जब डिसीजन लेना होता है तो उसके लिए अगर डॉक्टर भी आपका अपना है तो भी, जिस पे आप विश्वास करते हो, तो भी पर्याप्त नहीं होता है। तो भैया आप ऑप्शन देखें, आपका जो अंडरलाइन वर्ड है वो है इंपॉर्टेंट। ऑप्शन आपके क्या है? ABCD। ऑप्शन ए है सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, ट्रिवियल, तुच्छ, बेसिक, बिल्कुल बेसिक, आधार, प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, अनुमान के आधार पे आप जो चीजें करते हो ना। तो भैया जरा देखिएगा, आपको चाहिए एंटोनिम्स, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, दोनों सिनोनिम्स हो गए। आपको एंटोनिम चाहिए ना, बेसिक को लेना देना नहीं, प्रोबेबल, संभावित। भैया आपका जो आंसर है वो है बी, ट्रिवियल, तुच्छ। अगर इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है तो ट्रिवियल है तुच्छ। ठीक है ना, बन जाएगा आपका बी, आंसर है आपका। चले क्वेश्चन नंबर 34 आप लोग देखें। अगला जो है वो है क्वेश्चन नंबर 34। प्लैनेट्स मूव इन देयर ऑर्बिट्स। जो प्लैनेट्स होती हैं वो अपनी ऑर्बिट, अपनी कक्षाओं में घूम रही होती हैं। मूव, MOVE, मूव का मतलब घूमना। ठीक है ना, अपने गति के क्रम में होना। तो भैया अगर इसमें एक्शन है तो अब आप ऑप्शन ए पे आइए, पुश। इसमें भी एक्शन है, पुश करना, आगे बढ़ाना, सिनोनिम हो गया। रोटेट, चलाना, सिनोनिम हो गया। फ्लो, बहना, सिनोनिम हो गया। ये तीन के तीनों सिनोनिम है। और आपको चाहिए क्या? आपको एंटोनिम्स चाहिए। ऑप्शन सी पे आइए आप, ऑप्शन सी, स्टॉल, STALL, स्टॉल। स्टॉल क्या होता है? रोकना। क्या होता है? रोकना। पेपर पढ़िए, रोज मिलता है ये वर्ड आता है कि अपोजिशन पार्टीज स्टॉल द प्रोसीडिंग ऑफ हाउस। विपक्ष के जो पार्टीज थी उन्होंने हाउस का मतलब सभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, उसकी प्रोसीडिंग मतलब कार्यवाही को स्टॉल कर दिया, मतलब रोक दिया। तो भैया मूव चलना है, स्टॉल रोकना है। तो भैया आपका आंसर क्या हुआ? आंसर है सी आपका। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए जरा आप लोग, वो है टेम्परेचर इज अ मीजर ऑफ इंटरनल एनर्जी। जो टेम्परेचर होता है वो इंटरनल एनर्जी का मीजर होता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का, एंड इज फ्रिक्वेंटली एक्सप्रेस्ड, और उसको हम एक्सप्रेस करते हैं बाय फिजिसिस्ट, जो हमारे भौतिकविद हैं, भौतिक शास्त्री हैं, जो फिजिक्स के ज्ञानी लोग हैं, इन यूनिट्स ऑफ केल्विन। केल्विन
यूनिट में वो टेम्परेचर को एक्सप्रेस करते हैं। फिलहाल हमारा इंग्लिश से मतलब है भैया, तो 35 का जो अंडरलाइन वर्ड है वो है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, ठीक है। जब आप व्यक्त कर रहे हो तो उसका एंटोनिम चाहिए आपको, फाउंड पाना, टोल्ड बताना, डिस्ट्रीब्यूट बांटना। आप ध्यान दीजिए, अगर हम तीनों को देखें तो तीनों कहीं ना कहीं उसके सिनोनिम जैसे लग रहे हैं। भाई फाउंड माने पाना, हमको एक्सप्रेस का उल्टा एंटोनिम चाहिए, अपोजिट चाहिए। टोल्ड बताना, डिस्ट्रीब्यूट बांटना बता ही देंगे, हम दिखा देंगे। लास्ट वन है डी, कॉन्सिल्ड छिपाना। भैया एक्सप्रेस बताना, दिखाना, जताना, उसका अपोजिट क्या होगा? कॉन्सिल छिपाना। आंसर डी है आपका। आइए 36 पे, क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाइए आप लोग। वो है पीपल आर्ग्यू अबाउट व्हाई वेनस इज सो मच वार्मर देन अर्थ। लोग बहस करते हैं कि वेनस जो है वो गर्म है, मच वार्मर देन द अर्थ, वो अर्थ से ज्यादा वार्मर है। तो भैया वार्मर का अपोजिट हमें चाहिए फ्रेंडलियर, मित्रवत। वार्म सिर्फ गर्म नहीं हो सकता है, वार्म वेलकम भी होता है। जब हम किसी का हृदय से स्वागत करते हैं तो वार्म को आप हमेशा गर्म मत समझिएगा। तो फ्रेंडलियर, अगर वो फ्रेंडली है तो वार्म है, तो सिनोनिम जैसा बन जाएगा। आपको अपोजिट चाहिए, कोल्डर लग रहा है आंसर है, वाइल्डर जंगली, हैवियर भारी। तो भैया वार्म का उल्टा यहां फिजिकल समझ में आ रहा है, आप समझ गए होंगे। तो आंसर है आपका बी, वो है कोल्डर। कर लिया। अब चलें 37 पे, क्वेश्चन नंबर 37। Scientists are concerned whether the oceans and land biosphere will take up as much carbon in the future as they presently do. Scientists are concerned, जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो concerned हैं, वो चिंतित हैं। concerned प्यारे बच्चों मैं आप सबको बता चुका हूं, बताता रहता हूं। concerned का मतलब कंपनी भी होती है। He works in my concern, वो मेरी कंपनी में काम करता है, फैक्ट्री में काम करता है। कंसर्न संस्थान होता है ना, तो कंसर्न चिंता करना भी होता है, कंसर्न चिंता भी होता है, कंसर्न संबंध भी होता है, कंसर्न संबंध होना भी होता है। ये 5 एंगल का वर्ड है। फिलहाल यहाँ पे कंसर्न चिंता करना है। साइंटिस्ट आर कंसर्न वेदर द ओशन एंड लैंड बायोस्फीयर विल टेक अप एज मच कार्बन इन द फ्यूचर एज दे प्रेजेंटली डू। जो हमारे वैज्ञानिक है वो चिंतित है कि जो ओशन और बायोस्फीयर है वो इन फ्यूचर भविष्य में कार्बन को उतना ही एब्जॉर्ब कर रहे होंगे जितना कि आज कर रहे हो। तो कंसर्न चिंता है, आपको आंसर चाहिए। देखिएगा, वरीड कंसर्न चिंता, वरीड चिंता है। क्यूरियस उत्सुक होना, जब हम चिंतित होते हैं या किसी चीज के प्रति व्यग्र होते हैं तभी हम क्यूरियस होते हैं, उत्सुक होते हैं। तो वो कंसर्न का ही सिनोनिम जैसा है। और पजल्ड परेशान, आपका आंसर है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है अन्य मनस्क। जो व्यक्ति एक समान है, उसको ना हाँ बोलना है ना बोलना है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है। तो आपका जो कंसर्न है उसका जो आंसर है अपोजिट है वो है बी, दैट इज इनडिफरेंट। अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, द बिगेस्ट डिबेट अमंग साइंटिस्ट टुडे इज अबाउट क्लाउड फीडबैक। देखिए जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो आज के बिगेस्ट डिबेट अमंग साइंटिस्ट टुडे, जो आज हमारे साइंटिस्ट के बीच में डिबेट चल रहा है, इज अबाउट क्लाउड फीडबैक। वो क्लाउड फीडबैक का है। तो भैया क्लाउड, ये क्लाउड क्या है? क्लाउड ये जो हमें आसमान दिखाई दे रहा है ना, दिमाग क्लाउड, ये क्या बोलते हैं, बादल, ठीक है ना। और आपने शायद क्लाउड कंप्यूटिंग भी सुना। आईटी में क्लाउड की कॉन्सेप्ट आ रही है। ये कौन सा क्लाउड है जरा पढ़ लेना, आप समझ लेना। बादल वाला क्लाउड है या आईटी का क्लाउड कंप्यूटिंग है, और उसकी फीडबैक की बात की जा रही है। फिलहाल हमारा उससे लेना देना नहीं है, कि समझिए आप, जानिए कि ये सब चीजें भी हैं। तो डिबेट, आपका जो वर्ड है वो है डिबेट। डिबेट का मतलब होता है बहस करना। इसका अपोजिट चाहिए हमें। ऑप्शन ए कंटेंट, ये भी बहस करना। ऑप्शन बी मूट। यहां पे कुछ लोगों से गलतियां हुई हैं भैया। मूट होता क्या है? MOOT मूट, जरा समझिएगा आप लोग, मूट क्या है? मूट कोर्ट सुना होगा, अक्सर आप सुनते होंगे मूट कोर्ट। जो बच्चे लॉ करते हैं, LLB करते हैं, LLM करते हैं, BA LLB करते हैं ना, ये जो लॉ के कोर्स हैं ग्रेजुएशन के, तो वहां पे मूट कोर्ट होता है। मूट का मतलब होता है अ पॉइंट विच जनरली पीपल डिसएग्री विथ। ऐसा कोई मुद्दा जिसपे अक्सर लोग डिसएग्री कर जाते हो, और जब हम डिसएग्री करते हैं तभी हम बहस करते हैं।
जब हम किसी से सहमत नहीं होते तो हम बहस करते हैं। तो मूट का मतलब क्या हुआ? बहस करना। अब आप पकड़िएगा, मूट है क्या? ऐसा मुद्दा जिस पर हम बहस करें, इसका मतलब वो महत्वपूर्ण भी होगा। तो मूट के कई एंगल हो गए, ये महत्वपूर्ण भी है, बहस योग्य टॉपिक भी है। तो भैया इसको आप एंटोनिम्स कहां से बना दोगे? नहीं बना पाओगे। चलो आगे चलो। रैंगल, मल्ल युद्ध, वाद विवाद, ये भी युद्ध है करना। ये सिनोनिम जैसे लग रहे हैं भैया, तीन के तीनों सिनोनिम जैसे हैं। और अपोजिट आपको चाहिए। आंसर है आपका डी, एग्रीमेंट। अगर डिबेट कर रहे हो तो आप असहमत हो, तभी आप डिबेट कर रहे हो। उसका अपोजिट क्या है? एग्रीमेंट, सहमत। हम सहमत हैं भैया, हमें डिबेट नहीं करनी। आप जो कह रहे हो मुझे सही लग रहा है, मैं एग्री कर रहा हूं आपसे, तो मुझे डिबेट करनी नहीं है। हम दोनों एक ही पॉइंट पर हैं, ठीक है ना? तो भैया आपका जो एंटोनिम्स है डिबेट का, वो है डी, एग्रीमेंट। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले पे, क्वेश्चन नंबर 39। थोड़ा टाइम लग रहा है आप सबका, लेकिन आप क्वेश्चंस को डीप समझिए। अगला है, द अर्थ्स क्लाइमेट सेंसिटिविटी इज कन्वेंशनली डिफाइंड एज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इंक्रीज कॉज्ड बाय अ डबलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता। देखें आप, सेंसिटिविटी क्या होती है? रास्ते से गुजर रहे हो आप और किसी आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, वो रोड पर गिरा हुआ है, खून बह रहा है, तो जो व्यक्ति सेंसिटिव होगा वो वहां रुककर उसको फर्स्ट एड देने की कोशिश करेगा या उसको हेल्प करेगा, उसको हॉस्पिटल ले जाएगा ना, उसकी सेंसिटिविटी। और ढेर सारे ऐसे लोग होते हैं जो उस आदमी को जो कि इंजर्ड है उसको उसी हालत में छोड़कर बस वो पलट कर देखते हैं और वहां से चले जाते हैं। उनके अंदर सेंसिटिविटी नहीं है, मतलब उनके अंदर फीलिंग्स प्रवेश नहीं कर पाती, फीलिंग्स अंदर नहीं जाती। फीलिंग्स जाएंगी अंदर तो वो सेंसिटिव हो जाएंगे, और नहीं जाएंगी तो सेंसिटिव नहीं होंगे, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। तो भैया सेंसिटिविटी का अपोजिट चाहिए हमें, विलिंगनेस, इच्छा शक्ति, अपोजिट नहीं है। रेस्पॉन्सिवनेस, सेंसिटिव हैं, हम रुक कर उस इंजर्ड की हेल्प कर रहे हैं, इसका मतलब उसे हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ये तो सिनोनिम हो गया। क्लोजनेस, सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, क्लोजनेस, निकटता, सिनोनिम तो नहीं है लेकिन कोई लेना देना नहीं इसका। अब आप आए इम्परवियसनेस, जिसमें प्रवेश ना हो सके। एक ऐसा व्यक्ति, वो इतना कठोर है, इतना स्टोन हार्टेड है कि उसके अंदर फीलिंग्स पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती, अंदर जाती ही नहीं है, इम्परवियस है, प्रवेश नहीं कर रहा है। तो सेंसिटिविटी का अपोजिट है ए, इम्परवियसनेस, ठीक है ना? थोड़ा सा टफ था करने में, आपको दिक्कत हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 40 पे आप आइए। द ओशंस कैरी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू द हाई लैटिट्यूड्स। ट्रॉपिक से वो ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट कैरी करके ले जाते हैं कहां पे? हाई लैटिट्यूड्स पे ले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ह्यूज को अंडरलाइन किया हुआ है, क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा होगा, और आपको इसका एंटोनिम्स चाहिए। और ह्यूज का एंटोनिम्स सब क्या करना, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। आपने सी टाइनी को आंसर किया, सी हो गया ना? हमने अपोजिट ये एंटोनिम्स खत्म कर दिए बच्चों। अब हम सेट डी के लास्ट सेक्शन पे चलते हैं, वो है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। पीक्यू वाला जिसे आप बोलते हो, वो है क्वेश्चन नंबर 41। मन लगाकर करिएगा। सेवरल ईयर्स एगो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, फंसा देते हैं बच्चों को। Several years ago, course on climate change at Texas A&M University, Professor Andrew Dassler created an introductory for freshmen and sophomores. प्यारे बच्चों, freshman, sophomore दो अच्छे वर्ड आपको मिल गए। तो अब इसी बहाने डिक्शनरी आप खोल लीजिएगा और इन वर्ड्स को फाइंड आउट कर लीजिएगा। फ्रेशमैन का मतलब क्या हुआ? जो कॉलेज में बिल्कुल फ्रेश आया हुआ है वो फ्रेशमैन है। और सोफोमोर्स मतलब सीनियर्स, जो सीनियर्स हैं, जिनको थोड़ी नॉलेज हो चुकी है वहाँ की। तो जो टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी है, उसके प्रोफेसर एंड्रू डैसलर ने एक इंट्रोडक्टरी कोर्स कुछ डिजाइन किया होगा। क्या डिजाइन किया हुआ है आप बताओ? इंट्रोडक्टरी कोर्स। एक कोर्स, आप बीएससी करने वहां जाओगे, बीटेक करने जाओगे, तो एक इंट्रोडक्टरी कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा। मैंने क्या बोला? इंट्रोडक्टरी कोर्स। ये इंट्रोडक्टरी और कोर्स रिलेशन बढ़ रहा है ना, बन रहा है भैया। जरा आप अंडरलाइन जो पोर्शन आर है, जरा देखो आप। प्रोफेसर एंड्रू डैसलर क्रिएटेड एन इंट्रोडक्टरी, आर
और क्यू पर जाना जरा सा, कोर्स ऑन क्लाइमेट चेंज एट टेक्सास AM यूनिवर्सिटी। तो भैया आर और क्यू तो मिल गया, यहां पे सीधे सीधे मिल रहा है, हमें उसकी थोड़ी हेल्प लेनी चाहिए। तो आर के बाद क्यू आना चाहिए, हमें पहले से लगना शुरू हो गया। तो भैया आर के बाद क्यू कहीं पे है, पहले में जाओ आप, आर के बाद क्यू है, दूसरे में आर क्यू नहीं है, तीसरे में आर क्यू नहीं है, और चौथे में आर क्यू नहीं है। आंसर निकल गया हमारा, कुछ मिनट में आंसर, सेकंड में आंसर निकल रहा है। ऑप्शन ए पे जाओ और आपका आंसर मिल गया, क्या है, PRQS। जरा पढ़कर देखो, सेवरल ईयर्स एगो, कई साल पहले, प्रोफेसर एंड्रू डेसलर क्रिएटेड एन इंट्रोडक्टरी, प्रोफेसर एंड्रू डेसलर ने एक इंट्रोडक्टरी कोर्स ऑन क्लाइमेट चेंज, क्यू आ गया, आर के बाद क्यू आ गया, और क्यू के बाद क्या आ रहा है, एस। किसके लिए डिजाइन किया, फॉर फ्रेशमैन एंड सोफोमोर्स। किसके लिए डिजाइन किया भैया, जो नए फ्रेश बच्चे आ रहे हैं उनको पढ़ाने के लिए किया था। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था, परेशान नहीं होना है, ठीक है। और आप लोग चक्कर में आइएगा, डीवी किसी ने मारा हुआ है, हमारे एक सहयोगी ने मार दिया है, तो थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आपका आंसर है बी। कैसे रिलेशन जोड़ा आपने, आर का क्यू से, इंट्रोडक्टरी कोर्स ऑन क्लाइमेट, जोड़ा कि नहीं जोड़ा, इसको तोड़ के कहां जाओगे आप, आ जाओ 42 पे, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाओ। आई रियलाइज दैट सॉल्विंग द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम्स, मैं रियलाइज करता हूं, महसूस करता हूं। रियलाइज का मतलब क्या होता है, महसूस करना, मालूम है ना सबको। तो भैया आपको ये मालूम रहना चाहिए, साथ साथ ये भी जानते रहना कि जो रियलाइज होता है ना, महसूस करना, दूसरा काम भी करता है। बैंक आपको लोन देता है ना, बैंक आपको लोन देता, आंसू से बैंक आपको लोन देता है तो पैसे भी वसूलता है आपसे, ठीक है। तो रियलाइज करता है, आई विल रियलाइज माई लोन बैक, वो होता तो मैं, I realize that solving the climate change problem than solving will be much harder the ozone depletion problem। तो भैया हम लोग वर्ड्स का मीनिंग पकड़ लेते हैं फटाफट, है क्या वो। तो भैया ओजोन डिप्लीशन, ओजोन एक लेयर है ना, साइंस में आपने पढ़ा होगा। डिप्लीशन क्या होता है, कम होना, घटना, छटना, खत्म होना। सॉरी बॉयज, ध्यान दो आप लोग। ओजोन डिप्लीशन, वाटर लेवल डिप्लीट करता है ना, कम होता है, तो डिप्लीट माने खत्म होना, कम होना। तो अब आपको जोड़ना है रिश्ता। मैंने आपको दो तरीके बताए थे, जब भी आपको PQRS करना तो बिल्कुल बच्चों जैसे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत मजा आता है करने में। दो तरीके होते हैं आपके। पहला, जब हमने सेंटेंस पढ़ा और हमें लगने लगा कि यार ये पोर्शन इससे जुड़ गया, तो पहला तरीका होता है, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आपको सुपर हीरो नहीं बनना है, सुपर हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी है, आपका समय खराब हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको बहुत कम समय में आंसर करना होता है, तो फटाफट 4 जो आपके ऑप्शन है उनमें आइए, और 4 के बाद 5वां आंसर तो आपने बनाना नहीं है ना, यूपीएससी बनाएगा। यूपीएससी बोला 4 में आंसर निकाल लो, ठीक है। तो आप आइए देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए, PRQS, P से स्टार्ट कर रहा है। आई रियलाइज दैट सॉल्विंग द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम, P के बाद R बोल रहा है, विल बी मच हार्डर। अरे यार, सॉल्विंग द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम विल बी मच हार्डर, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत कठिन होगा। फिर क्यों कह रहा है, देन सॉल्विंग, तुलना में सॉल्व करने के, क्या, S, द ओजोन डिप्लीशन प्रॉब्लम, ओजोन डिप्लीशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। बिल्कुल लग रहा है हमारा आंसर है, लेकिन अभी उछलना नहीं हमें, अभी 3 ऑप्शन बचे हुए हैं। ऑड मैन आउट, 3 को गलत साबित करना है अभी, तभी हम एक को आंसर बोलते हैं। ऑप्शन बी पे आइए, क्यू से स्टार्ट कर रहा है। देन सॉल्विंग, भैया कभी आपने ऐसा कोई सेंटेंस पढ़ा जो देन से स्टार्ट हो जा रहा, ठीक है ना, नहीं हो रहा है, तो बी को आप क्रॉस करिए, काटिए वहां से, अदरवाइज आपको दोबारा वो कंफ्यूज करेगा। बी हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। तो आप सी पे आए, एस क्यू, तो भैया एस क्या कह रहा है, द ओजोन डिप्लीशन प्रॉब्लम, भाई स्टार्ट हो सकता है, हम चेक कर लेते हैं, एस के बाद क्यों डालते हैं हम। तो द ओजोन डिप्लीशन प्रॉब्लम, देन सॉल्विंग, हो गई गड़बड़, सेंटेंस सेट नहीं हुआ। अब आप बी पे हैं, आई रियलाइज दैट सॉल्विंग द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम, देन सॉल्विंग, पी के बाद क्यों, कोई चांस ही नहीं बनता है, गलत है सेंटेंस। आप जो भी बच्चा थोड़ा बहुत भी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन जानता है तो वो आराम से कर लेता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है।
वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब भी हो सकती है, इज एम आर आ सकता है और गो वेंट गॉन कुछ भी आ सकता है। सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी या मेन वर्ब होगी और फिर ऑब्जेक्ट हो, एस बी ओ। सेंटेंस का प्रोसेस है, बस खत्म। इसमें इसके बाहर आप कहां से जाओगे? तो आपने क्या बोला, आपका आंसर क्या है? आंसर है 42 का ए। अब आप आइए 43 पे, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 देखें आप लोग। ऑल्दो द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर ऑफ द व्हेन डायरेक्टली, तो भैया पी से क्यू तो जुड़ा नहीं, पढ़ते ही लग गया वो। व्हेन डायरेक्टली कंपेयरिंग द सैटेलाइट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एटमॉस्फेयर शुड जनरली ट्रैक द सरफेस टेम्परेचर, वी मस्ट बी केयरफुल। बहुत टफ नहीं है, अब आसानी से आप डील कर ले जाओगे इसे। चलो ऑप्शन पे देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए पी आर क्यू एस, पी पे जाते हैं। ऑल्दो द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर ऑफ द आर लेयर ऑफ द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, पी से आर कोई रिलेट ही नहीं कर रहा है, काट के बाहर किया उसे हमने, ऑड मैन आउट। बी पे चलिए, पी के बाद ऐसे बोल रहा है ऑल्दो द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कई लेयर्स होती है ना, जीएस में पढ़ा होगा आपने। तो भैया पी से एस का रिलेशन तो जुड़ रहा है। अब हमें संभावनाएं हमारे आंसर की मिलनी शुरू हो गई, हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो हमने क्या किया, पी एस के बाद क्यू पढ़ा, एस देख लेते हैं। एटमॉस्फेयर शुड जनरली ट्रैक द सरफेस टेम्परेचर, वी मस्ट बी केयरफुल व्हेन डायरेक्टली कंपेयरिंग द सैटेलाइट आर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। देखते हैं हम लोग अगले ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग, सी पर, एस क्यू आर पी। एटमॉस्फेयर शुड जनरली ट्रैक द सरफेस टेम्परेचर, वी मस्ट बी केयरफुल व्हेन डायरेक्टली कंपेयरिंग द सैटेलाइट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, पी ऑल्दो द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर ऑफ द। अब जरा ध्यान दो, ये जो सी में हमारा जो एंड हो रहा है, हमें शुरुआत में पढ़ने में तो सही लग रहा है, लेकिन आप आराम से आइए जरा देखिएगा, क्या पी पे क्वेश्चन ये सेंटेंस का एंड हो सकता है? दिस लेयर ऑफ द, तो पी पर क्वेश्चन का एंड हो ही नहीं सकता। हमने सी को भी काट के बाहर कर दिया। अब चलते हैं डी पर, पी क्यू आर एस। ऑल्दो द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर ऑफ द व्हेन डायरेक्टली कंपेयरिंग, गलत है, डी काट दिया। बचता क्या है भैया? तो बहुत प्यार से आप बी को आंसर बताइए। कैसे बताइएगा? बिल्कुल प्यार से आंसर बताइएगा कि 43 का जो आंसर है वो है बी। अब हम चलते हैं 44 पे। देखिए ये क्वेश्चन देखिए 44। द एलिमेंट हीट्स अप eventually reaching high temperatures, glowing like a dark orange that radiates the visible range। चलिए, ये इस पूरे PQRS सेक्शन के जो 10 क्वेश्चन आए हुए हैं ना, सबसे टफ क्वेश्चन यही है बच्चों, ठीक है? ध्यान से करिएगा इसे। तो देखिए PQSR पहला है, PQSR, द एलिमेंट हीट्स अप इवेंचुअली रीचिंग हाई टेम्परेचर्स, एस glowing like a dark orange that radiates the visible range। थोड़ा सा ऑड है, आगे चलते हैं। QPSR, the element heats up, sorry, QPSR है, eventually reaching the high temperatures, P, the element heats up, S, the visible range are glowing like a dark orange that radiates। चलिए ऑप्शन सी पे आइए, एस क्यू आर पी। द विजिबल रेंज इवेंचुअली रीचिंग हाई टेम्परेचर्स आर ग्लोइंग लाइक अ डार्क ऑरेंज दैट रेडिएट्स, पी द एलिमेंट हीट्स अप। कोई बिल्कुल ऑड रिलेशन। आइए पी आर एस क्यू, द एलिमेंट हीट्स अप आर ग्लोइंग लाइक डार्क ऑरेंज दैट रेडिएट्स, एस द विजिबल रेंज इवेंचुअली रीचिंग द हाई टेम्परेचर्स। देखिए बच्चों, आपको एक एंगल मिलेगा। ये जो इवेंचुअली वर्ड आया हुआ है, ये सेंटेंस का एंड करता हुआ अच्छा लगता है, ठीक है ना? सेंटेंस का एंड अगर इससे हो तो वो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध माना जाएगा, वो सही होगा, ठीक है ना? तो आप इवेंचुअली के सहारे आप आगे मूव करेंगे। और जरा डी ऑप्शन पे आप आइए, पी आर एस क्यू, द एलिमेंट हीट्स अप। कोई एलिमेंट है जो हीट अप करता है,
आर ग्लोइंग लाइक अ डार्क ऑरेंज दैट रेडिएट्स। कोई ऐसा एलिमेंट है जो हीट अप करता है, और जब वो हीट होता है तो वो ग्लो करता है। जब अब इवन आयरन को अगर आप हीट करते हो तो वो ग्लो करता है। देखिए, तो एक कॉज और इफेक्ट का रिलेशन बनना स्टार्ट हो गया। देखिए, जब लंबे सेंटेंस हो तो कॉज और इफेक्ट का रिलेशन बनाना पड़ता है कि कारण क्या हुआ और उस कारण से क्या चीज उत्पन्न होकर सामने आ गई। तो द एलिमेंट्स हीट्स अप ग्लोइंग लाइक अ डार्क ऑरेंज, और जब ग्लो किया तो बिल्कुल डार्क ऑरेंज जैसा वो रेडिएट करने लगा। एस द विजिबल रेंज, जो रेडिएशन हुआ किसका, विजिबल रेंज, दिखने लगी रेंज किसकी, क्यू, इवेंचुअली रीचिंग हाई टेम्परेचर्स, और जो वो टेम्परेचर ऊपर चला गया। तो ये किसी टेम्परेचर को मेजर करने का कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कोई एलिमेंट है वो हीट अप करता है तो ग्लो करने लगता है, रेडिएट करता है वो, और ठीक है ना। तो ये जो इसका आंसर है वो डी है प्यारे बच्चों, और थोड़ा सा आपको इसमें मेहनत करनी पड़ी। 44 में ऑप्शन है डी। अब आप आ जाएं 45 पे, बस लास्ट के 5 क्वेश्चन बचे हैं बच्चों। 45, 2 people argue about why Venus is so much warmer to the sun, so it absorbs more solar energy. The second argues that it is because Venus has a thick greenhouse gas rich atmosphere than the Earth. The first argues that it is because Venus is closer. तो निहायत ही प्यारे बच्चों, हम सेंटेंस में ही कुछ काम करते हैं। देखिएगा, ऑप्शन ए पे चलें, पी है। थोड़ा मैं थक गया हूं बच्चों, तो एनर्जी लेवल डाउन है, कर रहा हूं मैं। देखें आप लोग, पी एस क्यू आर, ऑप्शन ए पी एस क्यू आर है। पी पर गए हम। 2 people argue अबाउट वाई वेनस इज सो मच वार्मर। देखिए, सेंटेंस की शुरुआत, ये जो वाद विवाद शुरू हुआ उसमें क्या है, 2 लोग आपस में बहस कर रहे हैं, वेनस इज सो मच वार्मर, ठीक है ना। 2 लोग बहस कर रहे हैं, तो जब बहस कर रहे हैं तो किस मुद्दे पर कर रहे हैं। तो देखिए कि नेचुरल सा एक जो सेंटेंस की ग्रोथ सामने आ रही है कि 2 लोग बहस कर रहे हैं। क्या बहस कर रहे हैं कि वेनस इज सो मच वार्मर, जो वेनस है वो ज्यादा गर्म है। सो मच वार्मर, कंपैरेटिव डिग्री आई कि नहीं आई, मच, वार्म, वार्मर, वार्मेस्ट, ठीक है ना। तो भैया कंपैरेटिव अगर आई है तो कंपैरेटिव को क्या चाहिए होता है, उसको देन चाहिए। ग्रामर का रूल है, देन लाकर दीजिए उसे आप। तो वार्मर देन द अर्थ कहीं है क्या, तो आपने देखा यार एस पे दिख रहा है यार, ऑप्शन ए में पी और एस दिया भी हुआ है। यार लग रहा है कुछ संभावनाएं हमारी बन रही है इसमें, हम पी एस पे आगे बढ़ते हैं। तो 2 people आर्ग्यू अबाउट वाई वेनस इज सो मच वार्मर, एस पे गए, देन द अर्थ। 2 लोग आर्ग्यू कर रहे थे कि वेनस इज सो मच वार्मर देन द अर्थ, वो वेनस जो है अर्थ से ज्यादा वार्मर है। द फर्स्ट आर्ग्यूज, जो पहला वाला वो आर्ग्यू करता है दैट इट इज बिकॉज वीनस इज क्लोजर। वो कह रहा है कि वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो वीनस है वो क्लोजर, और भैया किसके नजदीक है, वीनस क्यों गर्म है, जो सूरज के नजदीक होगा वो गर्म होगा ना। छोड़ो उधर, वो तो साइंस की बात हो गई। हमने ग्रामर में क्या पढ़ रखा है, क्लोजर टू, इज क्लोजर टू दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। क्लोजर के बाद आप क्या लगाते हो, टू लगाते हो नहीं लगाते हो। तो यार ये वीनस इज क्लोजर टू द सन, सेट हुआ कि नहीं हुआ। तो एस के बाद क्यू, और हम देख रहे हैं कि एस के बाद हमारे ए ऑप्शन, एस के बाद क्यू भी आ गया, क्लोजर टू द सन, सो इट एब्जॉर्ब्स मोर सोलर एनर्जी। द सेकंड आर्ग्यूज, वो आर ऑप्शन है, दैट कहता है कि इट इज बिकॉज वीनस हैज अ थिक ग्रीन हाउस गैस रिच एटमॉस्फेयर। दूसरा कहता है कि नहीं, ऐसा वीनस के पास एक थिक ग्रीन हाउस गैस रिच एटमॉस्फेयर है, इस वजह से। तो पी क्यू आर एस पी एस क्यू आर जो ऑप्शन है हमारा आंसर लगभग है, लेकिन ये यूपीएससी है, एनडीए है बच्चों, तो हमें उछलना नहीं है। बचे हुए 3 ऑप्शन को पहले ऑड मैन आउट कर लेना है, तब हमें आंसर बोलना है। तो ए में संभावनाएं हमें दिख रही है, हमने पेंसिल से या पेन से उसको गोला कर दिया है कि हमारा ये सुटेबल आंसर है, फिर भी चेक करना है हमें। बी पे जाइए, क्यू आर पी एस। क्यू क्या है, टू द सन, सो इट एब्जॉर्ब्स, सेंटेंस की शुरुआत ही नहीं हो पा रही है। एस क्यू आर पी सी, एस पे गए, देन द अर्थ, सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो पा रही है। पी क्यू सही है, सेंटेंस शुरुआत पी से होनी है, हो सकती है, हमारा ए इसीलिए सही हो पा रहा था।
हम पी क्यू पे जाएं, वो पहला पी एस बोल रहा है ए ऑप्शन जो हमें सही लग रहा था, और ये डी पी क्यू बोल रहा है, तो ये दो को चेक करके ही हम बोल देंगे आंसर है या नहीं है। तो पी के बाद क्यों जरा आप देखें, टू पीपल आर्ग्यू अबाउट वाई वेनस इज सो मच वार्मर, क्यू पे गए टू द सन, वार्मर टू द सन। भैया वार्मर के बाद देन आएगा कि टू आएगा, ग्रामर ने यही बता दिया, हमें तुरंत हेल्प कर दी हमारी। तो यहां से हम बाहर आ गए और इसे काट के बाहर किया, आंसर क्या बोला 45 का ए ही आंसर है, और कहीं मत जाइएगा परेशान होने के लिए। अब आइए 46 पे, क्वेश्चन नंबर 46, आर नाउ यूज्ड बाय मोर देन 1000 फर्म्स। भैया ये बताओ पी से स्टार्ट कोई सेंटेंस हो पाएगा, आर नाउ, अगर वो इंट्रोगेटिव बना रखा होता कॉन्टिन्यूअस का तो भी हम देख लेते, तो उसकी भी प्लेसमेंट आर, दे, आर, यू ऐसा कुछ होता, वो भी नहीं दिया यहाँ पे। तो फिलहाल वो ग्रामर का भी गलत है और हम पी से स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। जरा देखिएगा पी से कितने स्टार्ट हो रहे हैं, ए और सी। हमारी हेल्प हुई कि नहीं हुई, हमने ए और सी को काट कर बाहर कर दिया, ए और सी हमारे आंसर नहीं हो सकते। अब हमारे सामने सिर्फ दो बचे हुए हैं, क्या बचा है, बी और डी। तो पहले बी चेक कर लेते हैं, क्यू आर, क्यू क्या बोल रहा है, एंड आर ग्रोइंग इन पॉपुलरिटी। भैया एंड आर ग्रोइंग इन पॉपुलरिटी से कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो आपने क्या बोला, बी को भी काट कर बाहर, ए बी सी काट कर बाहर कर दिया, आंसर क्या है डी। अब हम कोई और पांचवा तो बनाएंगे नहीं कि आंसर हम पांचवा बना देंगे, क्या हुआ एस पी आर क्यू। जरा पढ़ के देख लो आप, गेन शेयरिंग प्लान्स, ऐसे प्लान्स जो गेन को शेयर करते हो, फायदे को आपस में बांटते हो। हम पी पर जाएंगे, आर नाउ यूज्ड। अब भैया प्लान्स था प्लरल, सब्जेक्ट प्लरल था, तो इधर पी का आर चल जाएगा, आर नाउ यूज्ड बाई मोर देन 1000 फर्म्स। गेन शेयरिंग प्लान्स आर नाउ यूज्ड, इस्तेमाल हो रहे हैं बाई मोर देन 1000 फर्म्स, हजारों शाखाओं से ज्यादा में। अब हम आर पे जाते हैं, इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप क्यू एंड आर ग्रोइंग इन पॉपुलरिटी, और वो पॉपुलरिटी में बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था और आपने बोला कि आंसर है हमारा डी। हमने 3 को पहले क्रॉस किया था कि हमारे आंसर नहीं है, ऑड मैन आउट किया था। अब आ जाइए 47 पे, देखिएगा, एडवर्सिटी विदाउट सकम्बिंग टू द क्लाउड्स ऑफ डाउट एंड जेलसी। तो निहायत ही प्यारे बच्चों, न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट अगर आपकी कभी रही होगी, गलती से भी अगर आपने महीने 2 महीने पेपर पढ़ा रहा होगा तो आपने सीखा रहा होगा, सकम हमेशा और हमेशा अपने साथ टू लेकर चलता है। क्या लेकर चलता है, उसको टू चाहिए। तो न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट है ना, ये सारा मिल गया, इस सकम को टू चाहिए ही चाहिए, कहीं से भी लाके दो आप उसे। सकम टू प्रेशर, सकम टू हिज इंजरीज, वो टू लेकर चलता है। और रोज 4, 6, 10 एक्सीडेंट शहर में होते हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया क्या छापता है, हिंदुस्तान टाइम्स क्या छापता है, ही सकम टू हिज इंजरीज। मतलब उसे इंजरीज, क्या समझे आप, सकम टू इंजरी मतलब क्या हुआ, उसको इंजरीज मिली, बिल्कुल नहीं, मर गया, इंजरीज से हार गया मतलब मर गया। चले, सकम टू लेता है ना, रिलेशन जुड़ रहा है, हमें हल्का सा इशारा हो गया यार पी के बाद क्यों आना चाहिए, क्योंकि अभी उछल नहीं सकते ना हम, अभी पूरा पढ़ना है हमें। बिटवीन फ्रेंड्स विच इज सब्जेक्टेड टू बोथ प्रॉस्पेरिटी एंड द एसे ऑफ फ्रेंडशिप बाय फ्रांसिस बैकन सेलिब्रेटेड द इंटीमेसी। जब मैं पीजी कर रहा था, एमए कर रहा था, तो वहाँ मैंने फ्रांसिस बैकन का ये एसे पढ़ा था, ऑफ फ्रेंडशिप। तो फिलहाल आप बच्चे हो, 12th स्टैंडर्ड के हो, आपने उतना ज़्यादा तो नहीं पढ़ा हुआ है, आपको अपने लेवल पे इसे डील करना होगा। तो भैया एडवर्सिटी विदाउट सकम्बिंग से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता है पी से। तो पी से कितने ऑप्शन हैं, ए और डी। फटाफट ए और डी को हमने काट कर बाहर कर दिया, बी और सी बचते हैं, ऐसे ही करते हैं हम लोग, ऑड मैन आउट। तो अब क्यू और एस बता रहा है, क्यों बजाते हैं हम लोग, टू द क्लाउड्स, सेंटेंस की शुरुआत टू से हो सकती है क्या भैया, बी में क्यू से स्टार्ट कर रहा है, तो आपने शायद ही कभी पढ़ा हो भैया, काट कर बाहर करो, ठीक है ना, पढ़कर देख लो आप, टू द क्लाउड्स ऑफ डाउट एंड जेलसी आर बिटवीन फ्रेंड्स, कोई चांस नहीं है। आपने बी को भी काट दिया, ए काटा, बी काटा, डी काटा, बचता क्या है आपके पास, सी बचता है। देख लो भाई आंसर अपना, एस आर पी क्यू, एस पे जाओ, द एसे ऑफ फ्रेंडशिप। ऑफ फ्रेंडशिप को उसने क्या किया है, इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया है, मतलब एक टाइटल है, एसे का टाइटल है, एसे का नाम है, वो चैप्टर का नाम था। द एसे ऑफ फ्रेंडशिप
बाय फ्रांसिस बैकन सेलिब्रेटेड दिस द इंटीमेसी। इंटीमेसी का मतलब क्या होता है? निकटता। मित्रता जब होती है तो निकटता होती, इंटीमेसी अंतरंगता। जब संबंधों में बहुत निकटता हो, अंतरंगता हो, तो उसे हम इंटीमेसी कहते हैं। ऑफ द एसे ऑफ फ्रेंडशिप बाय फ्रांसिस बैकन सेलिब्रेटेड द इंटीमेसी। आर पे गए, बिटवीन फ्रेंड्स। इंटीमेसी किसके बीच हो रही है भैया? तो बिटवीन फ्रेंड्स विच इज सब्जेक्टेड टू बोथ प्रॉस्पेरिटी एंड। अब देखिए एंड से इशारा मिलेगा आपको, तो आप एस के बाद आर पे गए थे। बिटवीन फ्रेंड्स द इंटीमेसी बिटवीन। इंटीमेसी किसमें होगी? तो दो लोगों के बीच हो सकती है, चार लोगों के बीच हो सकती है। तो आप एस के बाद आर पे तो गए ना, सही है। अब आप आर के बाद किसका रिलेशन जोड़ रहे हो? तो आर का जो एंड था वो था प्रॉस्पेरिटी एंड। एंड के बाद क्या चाहिए आपको बताइएगा? एंड के पहले प्रॉस्पेरिटी है। आइए जरा पी पर जाइए। एडवर्सिटी। प्रॉस्पेरिटी अगर संपन्नता है तो एडवर्सिटी का मतलब विपन्नता, गरीबी, परेशानी। तो आपको आर के बाद पी का रिलेशन बिल्कुल एंड के बाद क्या चाहिए था? आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? एडवर्सिटी, प्रॉस्पेरिटी, सिमिलर वर्ड्स, एंटोनिम्स मिल गए ना उधर। तो एस आर पी। क्यू पे गए, टू द क्लाउड्स ऑफ डाउट एंड जेलसी। आपका आंसर है सी। सी को आपने आंसर किया। अब आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 आइए। फ्रेंड्स विदाउट विच द वर्ल्ड इज। शुरुआत पी से नहीं हो सकती, दिक्कत होगी। फ्रेंड्स विदाउट विच द वर्ल्ड इज। अब हम पी से देख रहे हैं। पी के बाद आर है, पी के बाद क्यू है, चेक कर लेते हैं यहीं पर। पी के बाद आर। फ्रेंड्स विदाउट विच द वर्ल्ड इज इट इज मिजरेबल। पी आर कोई रिलेशन नहीं है, ए को काट के बाहर किया, बन नहीं रहा। पी से दूसरा ऑप्शन पी क्यू है। फिर से पढ़ते हैं। फ्रेंड्स विदाउट विच द वर्ल्ड इज मेक फ्रेंड्स, कोई रिलेशन ही नहीं है। हमने क्या किया? डी को भी काट के बाहर किया, बचता क्या है? बी और सी बचता है। क्यू आर, बी कह रहा है क्यू आर, तो क्यू से स्टार्ट करें। मेक फ्रेंड्स एंड अ पर्सन विल्स टू वांट ट्रू। क्यू के बाद आर पे गए। इट इज मिजरेबल, सॉलिट्यूड, काट के बाहर किया, गलत है। सी पे आइए, आपका आंसर है। तीन आपने काट दिए। फ्रेंड्स आप आर से स्टार्ट करें। इट इज मिजरेबल। देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट हमें कितना अच्छा मिल रहा है, इट मिल गया ना। इट इज मिजरेबल सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन। इट इज मिजरेबल सॉलिट्यूड, जब हमें अकेलापन परेशान करे। दैट कंपेल्स अ पर्सन, जो एक इंसान को कंपेल करता है, मजबूर करता है। क्यों पर जाइए। कंपेल अ पर्सन टू मेक फ्रेंड्स, एक इंसान को मजबूर करता है। अकेलापन एक इंसान को मजबूर करता है टू मेक फ्रेंड्स, कि वो दोस्त बनाए। बिल्कुल रिलेशन जुड़ गया आर का क्यू से। अब आप पी पे जाएं। क्यू का लास्ट पढ़ें आप। विल्स, विल माने इच्छा होना भी होता है भैया। विल फ्यूचर में आप लगा दो ना, विल सेल। विल का मतलब वसीयत भी होती है, और वसीयत हम अपनी इच्छा से लिखते हैं, तो विल का मतलब इच्छा भी होती है। वसीयत इच्छा से लिखी जाती है ना, तो विल्स यहाँ वर्ब जैसा इस्तेमाल हुआ है। विल्स टू, विलिंग टू ना आता है, तो आप जाएं उस पर। विल्स टू वांट ट्रू। अब आप पी पे जाएं। ट्रू फ्रेंड्स, ट्रू फ्रेंड्स जुड़ रहा है ना, सी आपका आंसर है बिना किसी डाउट के। चलो भाई आगे चलते हैं 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 पे आइए आप लोग। टेक्स द लॉन्गेस्ट, कोई चांस नहीं है। टेक्स द लॉन्गेस्ट, द नेबर स्टार्टेड द जॉब टू फिनिश। पी से स्टार्ट हो सकता है भैया, तो आपने देखा पी के दो ऑप्शन हैं, ए और डी। टेक्स द लॉन्गेस्ट, भैया क्या क्या लिया जो सबसे लंबा, कोई सेंस नहीं बढ़ता। तो पी से स्टार्ट कौन कौन कर रहा था? ए और डी। हमने उसे काट के बाहर किया, क्या बचता है? बी और सी बचता है। देख लेते हैं इन दोनों को हम लोग। तो अब बी का देखो जरा सा, आप आर क्यू है, आर से स्टार्ट द जॉब क्यू दैट नेवर स्टार्टेड, वह काम जो कभी प्रारंभ ही नहीं हुआ। पी पर गए। टेक्स द लॉन्गेस्ट, वो बहुत समय लेता है। यस, टू फिनिश, जो काम कभी हम शुरुआत ही नहीं करते ना, उसको करने में बहुत लंबा समय लगता है। हम शुरुआत ही नहीं कर रहे हैं तो फिर करेंगे कब? तो ये आंसर तो लग रहा है, लेकिन अभी हमें उछलना नहीं है। अब टेक्निक क्या है, आपके हाथ में पेन होती है ना, तो आप उसको गोला कर लो कि यार ये हमारे आंसर की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी एक बचा हुआ है, हमें टेंशन दे रहा है, उसको चेक करते हैं हम लोग। सी पर चलते हैं। एस क्यू आर पी। एस क्या है? टू फिनिश द जॉब,
टू फिनिश द जॉब आर, सॉरी हमने बी को देखा ना, हमें सी देखना है, एस क्यू, सॉरी, टू फिनिश दैट नेवर स्टार्टेड, टू फिनिश दैट नेवर स्टार्टेड, कोई चांस ही नहीं। सी को काट के बाहर किया, बी हमारा आंसर है, ठीक है ना। और अच्छे से आपको क्लियर भी हो गया होगा। हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, लास्ट वन है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 50। आइए, to what you can create, control shift your energy instead of worrying about what you cannot। बहुत आसान सा, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा आपको। फिलहाल आप ऑप्शन वाइज चल लें, चल देख लें आप लोग। PRSQ, to what you can create, आर पे गए, इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट, कोई रिलेशन नहीं है, काट के बाहर किया ए को। चलो बी पे गए, QR, कंट्रोल शिफ्ट योर एनर्जी, कंट्रोल वर्ब है और वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करना थोड़ा डेंजरस हो जाएगा। बी को काट के बाहर करिए। चलिए अब सी पे आइए, एस पे गए, व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल शिफ्ट योर एनर्जी। ये बच्चों सी जो है वो 200% गलत है, मतलब गलत 100% नहीं है, 200% गलत है। तो हमारे हमारा एक शहर का ही संस्थान है जिसने इसको अपना आंसर बताया हुआ है। तो आप सब लोग अपनी आंसर की को लेकर जाइएगा, उन्हें थोड़ा शर्मिंदा करिएगा, उन्होंने ये गलती कर दी है। शहर का ही संस्थान है, माना जाना संस्थान है, और उनके टीचर जो थे वो थोड़ा ज़्यादा जल्दी में थे। डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी थी कि आंसर की बहुत जल्दी अपलोड कर दो, तो सलाह पर उन्होंने काम किया और उन्होंने इसको अपना आंसर बता दिया है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 200% गलत है, वहां मत जाइएगा। आपका आंसर है डी। आइए RSQP, आर पे जाइए आप लोग। इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट एस व्हाट यू कैन नॉट, उस पर चिंता करने के बजाय जो आप नहीं कर सकते, क्यू, कंट्रोल शिफ्ट योर एनर्जी, पी, टू व्हाट यू कैन क्रिएट, उस पर अपनी एनर्जी लगाओ जो तुम कर सकते हो। डी आपका आंसर है प्यारे बच्चों। और इसी के साथ आपका पेपर पूरा हो चुका है। पूरे 50 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। आप सब हम आशा करते हैं कि आप सब अपना क्वेश्चंस और आंसर टैली करेंगे और आप सब ने अच्छा किया होगा। नेगेटिव मार्किंग होती है तो आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वही टच करने चाहिए। कितनी बार हम लोग सलाह भी देते रहते हैं आप लोग को, लेकिन कुछ बदमाश बच्चे हैं जो उन क्वेश्चंस को भी टच करते हैं जो वो नहीं कर सकते। और आप सबको मालूम है लास्ट ईयर जो बच्चा ट्रेनिंग पे गया है, जो सबसे मेरिट में सबसे नीचे था, वो 39% पे था। मतलब 39% वाला भी NDA खड़ग वासला ट्रेनिंग करने गया हुआ है। 40% 45% पे आपका सिलेक्शन तय है, आप ट्रेनिंग पे जाओगे। तो अगर आप 50 क्वेश्चन इंग्लिश के 50 में सिर्फ 25 से 30 के रेंज में आ रहे हो तो आप सफल हो। 20 के ऊपर हो आप सफल हो, आप परेशान मत हो। 20 क्वेश्चन जो आपको नहीं आते, 30 नहीं आते, आप टच मत करिए उससे। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप ट्रेनिंग पे जाओगे, आप नौकरी करोगे अच्छी वाली, ठीक है ना। चलिए तो बेस्ट ऑफ लक बॉयज, मिलते हैं फिर।